हमारे मुकद्दर में हिंदुस्तान लिखा गया है। दफा 370 डिग्निटी नहीं थी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? रखा था इन लोगों ने कुछ, जिन्होंने इक़्तिदार में थे। किसी किस्म का ग्रज है जो आपने अपनी पर्सनल सीट हारी छानपुरा की सीट? अगर गिला होता तो मैं घर बैठा होता। हाँ, दुख हुआ क्यों, मैंने काफ़ी काम किया। जनवरी 2019 में मुझे निकाला गया या नहीं, मुझे निकाला गया। ये बात अब अक्सर कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने में किस बात की शर्म, अगर मुझे चपरासी से भी किसी चीज़ के लिए भीख मांगनी पड़े अपने लोगों के लिए तो मैं वो भी करूँ। देखिए, मैं कहता ही नहीं हूँ, मैं करता हूँ। आई नो लॉन्गर डील विद डाइथेन M45 सिंस 1992। उन 3 साल के टाइम पीरियड में जब आप MLA भी थे, ये इतना पावर का साथ? फेस टू फेस के एक और शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस सीरीज़ के ज़रिए हम आपकी मुलाकात जम्मू कश्मीर के कई सारे पॉलिटिशियन से कराते हैं और आज हमारे मेहमान हैं सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी, जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं और मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। तो इनसे जम्मू कश्मीर की सरकार के हवाले से, इनके बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में और अपनी पार्टी के एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अल्ताफ़ साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आए। सबसे पहले कंटेम्प्रेरी टाइम की बात करते हैं। तकरीबन 1.5 साल होने को आया है जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है। एक लंबे वक्फे के बाद इलेक्शन हुए, फिर सरकार बनी और यूनियन टेरिटरी की पहली सरकार है और कुछ दिन बाद ही बजट सेशन भी होने जा रहा है। पिछले 1.5 साल की या जो जितने महीने हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 15-16 महीने हो गए हैं, किस तरीके से जम्मू कश्मीर की सरकार की कारकर्दगी को देखते हैं? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप जम्मू कश्मीर की सरकार की कारकर्दगी को इस एंगल से देखें, जो इन्होंने मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस किए थे, जिसकी बेसिस पे लोगों ने वोट दिया था, तो शायद फिर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 दे डोंट फिगर एट इवन 1। अच्छा, लेकिन चूंकि ये पहली सरकार है आफ्टर वी बिकेम अ यूनियन टेरिटरी, देयर आर मेनी थिंग्स जो मुझे लगता है इनको शायद पहली बार फेस भी करना पड़ा होगा। तो शायद ये हो सकता है कि बाय नाउ दे मस्ट बी फुली अवेयर कि इनके डूज एंड डोंट्स क्या है और वो कैसे अपने लोगों के साथ अपना वादा पूरा करें। मुझे उम्मीद है कि ये अब अगले जो 6-8 महीने, साल आने वाला है 26 का, इसमें अपने मैनिफेस्टो में जो प्रॉमिसेस किए हैं उसको एक एक करके लोगों का वो भरोसा वापस जीतने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ऐसा मैंडेट 96 के बाद आज देखने को मिला था। 2024 में इतना मैसिव मैंडेट किसी को मिला और एस्पिरेशंस भी थी, उम्मीदें भी थी और अपोजिशन जमातें, जिसमें आपकी एक जमात भी है, वक्तन फवक्तन सरकार को तंज करती है, जो शायद अपोजिशन का काम भी है। लेकिन कोई ऐसा काम नहीं आपको लगता जो इस सरकार ने यूनियन टेरिटरी में, जो कि आपने खुद भी मेंशन किया, मुकम्मल किया हो, पूरा किया हो? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। मुझे लगता है इसकी शुरुआत ही जब इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, इन्होंने प्रॉमिस वो किया जो शायद कभी पॉसिबल ही नहीं था। अगर ये स्टेट भी होती फिर भी ये पॉसिबल नहीं था जब तक ना सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट उसमें होता है। जम्मू कश्मीर एक ज्योग्राफी लिहाज से एक हसास रियासत है। हमारे वसाइल कम हैं, हम मुल्क के कोने में रहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पुअर है हमारी, एग्रीकल्चर हमारा मेन स्टे है, हॉर्टिकल्चर एंड टूरिज्म इज़ द मेन लाइवलीहुड ऑफ पीपल। इस सब के लिए भी हम बाकी मुल्क पे डिपेंडेंट है। तो जब तक ना पूरा मुल्क हमें साथ उन चीज़ों में दे, तब तक हम उसमें भी लोगों को वो बेनिफिट नहीं दे सकते हैं जो हम चाहते हुए भी नहीं दे पा रहे हैं। टूरिज्म तभी सक्सेसफुल होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पॉजिटिवली एक नैरेटिव देती है कि जम्मू कश्मीर जाना सेफ है और आप चले जाइए, और वो बिल्कुल सेफ है। जब वो अपनी फैसिलिटीज़ होती हैं, वो लीव एनकैशमेंट की हो, LTA की हो या बाकी कुछ हो, तो मुझे लगता है एक वो भी हमें हमेशा ख्याल में रखना चाहिए कि
नंबर 2, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में जब तक ना इंफ्रास्ट्रक्चरली मतलब है रोड्स, ट्रांसपोर्ट और बाकी चीज़ों का पुख्ता इंतज़ाम हो, तब तक हम हमारा माल यहाँ तैयार करके भी बाहर की मंडियों में नहीं पहुँचा सकते। साथ ही साथ आज दुनिया इज़ अ ग्लोबल विलेज। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूटीज़ लगाती है या ड्यूटीज़ गिराती है ट्रेड एग्रीमेंट से। जब तक ना वो ये ख्याल रखें कि जम्मू कश्मीर के मेवा उगाने वालों के लिए उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसके हिसाब से वो नेगोशिएट करें अपनी ट्रीटीज़, जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हों, तब तक हमारा किसान यहाँ खुशहाल नहीं हो सकता है। और हमने देखा है कि शायद इन दोनों चीज़ों में ये जो हमारी यूटी की गवर्नमेंट है, ये फेल रही है। इन दोनों चीज़ों में फेल रही है। तीसरा यहाँ जो मेजर मुझे लगता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। और हमारी अनएम्प्लॉयमेंट अनएजुकेटेड लोगों की नहीं है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेटेड ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स की है। लाख नौकरियां प्रॉमिस किया गया था, मुझे नहीं लगता है 1000 भी दी गई हैं। फिर जिस तरीके से नौकरियां दी जा रही हैं, 70% पॉपुलेशन को 30% का हकदार ठहराया गया है और 30% को 70% का हकदार ठहराया गया है। तो ये भी एक ऐसी पॉलिसी है जिससे सोसाइटी में जनरली एक परेशानी ही दौड़ रही है। तो इन चीज़ों की तरफ भी जब तक ना सेंट्रल गवर्नमेंट साथ देगी, तब तक ये यूटी की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकेगी। हम देख रहे हैं, ये 1 साल से कह रहे हैं हम करेंगे, किया कुछ नहीं है। फिर यहाँ 80,000 के करीब डेली वेजर्स हैं, जो रिकॉर्डेड है, मेरे हिसाब से तो 1 लाख से ऊपर है। आपका पीएचई का महकमा सभी डेली वेजर्स पे है, बिजली का महकमा, अस्पतालों में, बाकी जगहों पे आपके अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। तो ये वो भी नहीं कर पा रहे हैं जो इनकी क्लियर वैकेंसियां हैं, कि उनको ही परमानेंट कर देते जो लोग जिन्हें हम डेली वेजर कहते हैं, डेली रेटेड। तो मुझे लगता है कि आप कैसे एस्पिरेशंस मीट करोगे? छोड़ो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, मैं मानता हूँ हमेशा ये सरकार कहती है कि हमें 5 साल का मैंडेट है। मैं ये मान सकता हूँ शायद ये खुल के नहीं कहते कि हम 5 साल में स्टेटहुड लाएंगे, शायद ये उसकी तरफ इशारा दे रहे हैं, या ये बाकी चीज़ें जो प्रोटेक्शन हम चाहते हैं नौकरियों का या हमारे कल्चर का या हमारे ज़मीनों का, अगर इनको वो लगता है कि अभी उनके पास और 4 साल हैं उसमें लाएंगे। लेकिन नथिंग वेट्स। मैं आपको बताऊंगा, वो जो हमारा डोमिसाइल का था, द क्लॉक इज टिकिंग। 15 साल के बाद एनीबडी वुड बी फ्री टू बाई लैंड हियर, जो यहाँ आए हुए हैं बाहर से। 6 साल हो गए, 9 साल रह गए, तो क्या करोगे? मैं एक एक करके आपसे ये चीज़ें पूछूंगा। मैं अनएम्प्लॉयमेंट पे आपसे सवाल करना चाहता था, लेकिन ज़रा सा बाद में लिस्ट में था, लेकिन आपने जिक्र किया, अगर सरकार 1 लाख नौकरियां आज के वक्त में दे भी देती है, फिर भी लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर में नौजवान बेरोजगार रहेंगे, बिल्कुल, उन 1 लाख के बाद भी। लेकिन स्टिल हम कहते हैं कि चले कहीं से तो शुरुआत हो। और इसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बात भी कही है कि सरकारी नौकरियां अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि आप बिजनेस को समझते हैं, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज उतनी ज्यादा नहीं है, तो कैसे अकोमोडेट किया जा सकता है अनएम्प्लॉयड यूथ को? देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। एनेबलिंग एनवायरनमेंट का मतलब है एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट थ्रू आउट द कंट्री होना चाहिए, कश्मीरी नौजवान के लिए, कश्मीरी लड़की के लिए, ताकि वो वहां जाए। आज क्यों नहीं आपके बच्चे जा रहे हैं? क्योंकि डर है। जहां पर भी जाते हैं सिक्योरिटी नहीं इतनी है। नाम ही जब सुनते हैं जम्मू कश्मीर से हैं तो सिक्योरिटी इतनी है कि 90% को कहा जाता है हमारे पास कोई जॉब नहीं है, और 10% को ये कहा जाता है चूंकि आप जम्मू कश्मीर से हो आपके लिए जॉब नहीं है। तो एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिल के बना सकती है, जिससे इस वक्त 16 लाख ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं हमारे पास अनएम्प्लॉयड। मैं ये बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। कुछ को हम वहाँ कर सकते हैं, कुछ को इंडस्ट्री जो इस वक्त जो अब एआई का ज़माना है, इतने बड़े बड़े
डाटा सेंटर्स की बात हो रही है कि डाटा सेंटर्स हिंदुस्तान में खुलेंगे, वी शुड पिच फॉर डाटा सेंटर्स। जो एक एक डाटा सेंटर 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार लोगों को ले लेगा। हमारे बच्चों की उसमें टेक्निकल महारत भी है, तो लेकिन ये सब भी पॉसिबल है व्हेन दे वर्क हैंड इन हैंड, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द यूटी गवर्नमेंट। हम जो देख रहे हैं दैट वर्किंग इज मिसिंग, और शायद मुझे लगता है कि हमें भी जम्मू कश्मीर के लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हमने अक्सरियत तो इलाकाई जमात को दे दी, क्या ये हमारे मसले हल कर सकती है इस ब्रूट मेजॉरिटी से? मैं कहता हूं नहीं, क्योंकि 1.5 साल में मुझे लगा कि ये कुछ नहीं कर सके। तो इसलिए we'll have to think twice before we give such a brute majority to anybody, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली थोड़ा ये है कि ब्रूट मेजॉरिटी से कि एक जमात को ला के बैठा देंगे और वो कहेगी हाँ जी वाह 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 हो गई है, हमने तो दिल्ली को ठेंगा दिखा दिया, अपने लोगों को मेजॉरिटी दे दी। हमें तो रिजल्ट्स चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटी में हमारे इलाकाई जमातें बनी या मेजॉरिटी में बने, अगर वो रिजल्ट देती हैं तो मुझे लगता है दैट इज़ व्हाट पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वांट। वी वांट रिजल्ट्स, वेदर दे हैव टू, कहते हैं ना, बैग बोरो और स्टील, जो भी करना पड़ेगा, पाँव में पड़ना पड़ेगा, गोसा दिखाना पड़ेगा, ये इनका काम है। लोगों का काम तो वोट था। ये बात अब अक्सर कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने में किस बात की शर्म है? अगर मुझे चपरासी से भी किसी चीज के लिए भीख मांगनी पड़े अपने लोगों के लिए तो मैं वो भी करूंगा। देखिए, मैं कहता ही नहीं हूं, मैं करता हूं। मैं कहता हूं, मैं आपको अपनी बात कहूंगा, हम अपने पॉलिटिकल ऑफिस जाते हैं 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितने लोग भी हमारे पास आए, कभी 50, कभी 100, कभी 200, कभी 300, कभी 500, तो हम टेलीफोन उठाते हैं ना, करते हैं ना, तभी हम, देखिए हम तो किसी कुर्सी पे नहीं है, करते हैं ना, अफसर को करते हैं, थानेदार को करते हैं, शायद मुझे लगता है मुंशी को भी करते हैं, तहसीलदार को भी करते हैं, डिविजनल कमिश्नर को भी करते हैं, चीफ सेक्रेटरी को भी करते हैं। तो अगर आपको लोगों के काम हल करने हैं तो आपको जिसके पास अथॉरिटी है उसी को फोन करना पड़ेगा ना। अगर मुझे काम मेरे पास आता है, उसका काम अगर चीफ सेक्रेटरी के डोमेन में पड़ता है, तो मैं डीसी साहब को कहूँ तो उससे तो वो काम नहीं होगा ना। द राइट पर्सन इन विच एवर पोजिशन ही इज, if you have to request him, if you have to beg of him, you have to do it, because ultimately what is politics? It is a selfless service. Fi sabilillah, you work for your people without any remuneration. सियासत में आपको रिन्यूमरेशन तो नहीं, क्यों? आपको घर आया कोई नहीं था कि आप सियासत करो, ये आपकी मन की इच्छा थी कि मैं लोगों की खिदमत करूंगा। और खिदमत करने में ये क्या सोचना है, यार ये मेरे प्रेस्टीज अना के खिलाफ है। और अगर मुझे नहीं लगता है वैसे चीफ मिनिस्टर साहब को ऐसा होना चाहिए, मे बी ही हैज सम अदर रीजन, बट देयर इज नो हार्म। हो सकता है फिर भी मसला नहीं हल होगा, कम से कम हम जैसे लोग कहने युग तो नहीं रहेंगे ना इनको कि भैया जाना था। आपको लगता है आज के वक्त में सियासतदान फी सबिलिल्लाह काम करता है? मैं तो करता हूँ। आप सरकार का हिस्सा रहे हैं, आपने सरकारें देखी। मैं तो उस वक्त भी, कोई भी मुझे कहे नहीं किया, हमने तब भी किया। हमने कहा, हमें कोई नहीं ये कह सकेगा कि हमने अपने रिश्तेदार के लिए कोई काम किया, हमने कोई ठेके अपने रिश्तेदारों को दिए, हमने कोई किसी से 1 पैसे की कोई ऐसी फेवर लेने की कोशिश की होगी जिसमें हमारा अपना बेनिफिट होगा। क्यों? अल्टीमेटली इफ यू हैव टू वर्क फॉर योर पीपल, यू हैव टू वर्क सेल्फलेसली। एंड मैं ही नहीं, मैं काफी सारे लोग देखता हूं हु आर वर्किंग सेल्फलेसली। हो सकता है मुझे तो बड़ा इल्जाम यह है कि ये कारोबारी आदमी, इनकी तो आदत होती है। तो कोई आदत और ना आदत की बात नहीं, इट इज जहां आपका काम है, जिसके पास आपका काम है, अगर आप उसके पास नहीं जाओगे तो फिर
कैसे होगा वो काम हल? है जम्मू कश्मीर की सरकार में ऐसे लोग जिनको आप जानते हैं जो सेल्फलेसली काम करते हैं, या जम्मू कश्मीर की सियासत में? अगर जम्मू कश्मीर की सियासत में ऐसे लोग नहीं होते तो फिर कैसे ये यहाँ तक स्टेट पहुंच जाती? 80 अगर 75 साल में पहुंच ही गई, कुछ ना कुछ लोग तो होते हैं ना, कहते हैं ना दुनिया में अगर अच्छे लोग ना हो तो दुनिया कैसे चलेगी? कुछ तो लोग होंगे। अब हो सकता है कुछ पर्दे पे हैं, कुछ पर्दे के पीछे। इससे पहले हम असेंबली इलेक्शन की बात करें, हाल ही में बड़गाम में बाई इलेक्शन हुए, आपका कैंडिडेट भी था वहां से, लेकिन जो लास्ट मोमेंट तक आपके कैंडिडेट थे और आपके बड़े खास थे, आपकी पार्टी में थे, वो पार्टी छोड़ के चले गए या पार्टी से निकाल दिए गए, और उसके बाद एक नया कैंडिडेट आया। वो स्टोरी क्या थी बड़गाम में? क्या देखिए, मैं बताऊंगा। बड़गाम का एक नैरेटिव बना था कि वहां जो आगा रूहुल्लाह साहब चाहेंगे वो उसको जिताएंगे सब, क्योंकि रूहुल्लाह साहब हैड बीन रिप्रेजेंटेड। हमारे साथी जो थे उनको भी कहीं दाएं बाएं से ये होता कि शायद वो सपोर्ट करेंगे, क्यों उन्होंने 27,500 वोट लिए थे एक दिन। तो उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई की। मुझे कोई गिला नहीं है इसमें। इट इज़ फेयर इन पॉलिटिक्स कि अगर वो लोगों की खिदमत किसी और प्लेटफॉर्म से कर सकते थे तो अनफॉर्चुनेटली शायद जो उनको लगा था कि उनको वो सपोर्ट करेंगे, उन्होंने किया या नहीं किया मुझे पता नहीं, मैंने कभी इसमें देखा नहीं। हो सकता है रूहुल्लाह साहब ने अल्टीमेटली, वो सब लोग जो उस कम्युनिटी से थे उन्होंने अपनी कम्युनिटी को ही अल्टीमेटली सपोर्ट किया। क्यों, आपने देखा होगा इमरान अंसारी साहब ने वोट जो दिए, डिफरेंस तो वही हुई ना। क्यों, इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन में शायद सजाद साहब ने वहाँ से 6,000 वोट लिया था बड़गाम से। और इस बार भी जब इनका कैंडिडेट असेंबली में उठा तो उसको 600 वोट मिले थे। इस बार तो कैंडिडेट नहीं था, मैं इस बार तो था नहीं, पीछे जब इनका कैंडिडेट हो रहा तो 600 वोट मिले। तो जो डिफरेंस हुई वो शायद इसी से हुई, क्योंकि इमरान अंसारी साहब ने सपोर्ट अपना जो आगा मुंतजर थे तो उन्होंने तो, बल्कि मैंने खुद सुना कि हाँ, मैंने किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, मैंने आगा हसन साहब को, क्यों उनकी एक ही फिरके से सब लोग हैं तो शायद वहाँ वो वोट फिरके के बेसिस पे गया। लेकिन बेनिफिशियरी तो अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में पार्टी भेजती है, क्योंकि जो पार्टियां सियासत में होती हैं वो तो ऐसे ही इसको भेजती है ना। जैसे जब रूहुल्लाह साहब ने जीते थे तो रूहुल्लाह साहब को भी एक बड़ी कसीर तादाद वहाँ अपने फिरके की मिलती थी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा क्रेडिट लेती थी। तो इसमें नथिंग रॉन्ग। आज अगर पीडीपी उसका क्रेडिट लेती है तो मुझे नहीं लगता है वो कोई गलत कर रही है। तो लेकिन है तो वो बुनियादी तौर सभी लीडर एक फिरके के मिले और अपने ही फिरके में रखा। तो वहां आप कहते हैं कि इस तरीके से वहाँ वोटिंग, हाँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितना भी वोट लिया, फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज नंबर 1 पार्टी इन सुन्नी वोट्स। तो सुन्नी वोट तो उनको मिला नहीं। अगर वहाँ शिया सुन्नी के बगैर भी वोट देखे तो शायद शिया वोट 30-35 हजार से ज्यादा नहीं, उतना ही गया ना। 1,10,000। मैंने कहा उतना ही वोट उन्होंने भी कितना लिया, आगा मुंतसिर साहब ने कितना 5,000 वोट से जीते। मैंने कहा वोट तो वही था ना, वोट तो वही था ना। क्यों, सुन्नीज का वोट तो बाइफरकेट हो गया ना। अब देखिए सुन्नीज कितने कैंडिडेट थे। सुन्नी तो मेजर 2 कैंडिडेट एनसी और पीडीपी के शिया कम्युनिटी से। हाँ, तो इसलिए बाकी तो वहीं गया ना। क्यों, 2024 में क्या हुआ? 2024 में अल्ताफ बुखारी अपनी सीट बिहार जाते हैं, वो वाली सीट जहां आप गली गली गए, घर घर गए, हर एक जगह आपने डोर टू डोर कैंपेन की। बाकी सीट्स तो आप हारे, लेकिन आप अपनी सीट भी हारे, जहां पे लोगों को उम्मीद थी कि बाकी सीट जीते ना जीते, अल्ताफ बुखारी अपनी सीट तो जरूर जीत जाएंगे। मैं एक आपको सच बताऊं, इवन आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन आई लॉस्ट। लेकिन इतनी हेट्रेड हमारे खिलाफ कही गई, इतना जहर फैलाया गया था जैसे हमने कोई कत्ल किया था। 2019 में इन पार्टियों की हेजमनी को हमने उस वक्त चैलेंज किया जब ये
5 अगस्त 2019 के बाद चुप्पी इन्होंने साधी। 6 महीने इन्होंने कोई बात नहीं की। लोग नहीं ना इंतजार करेंगे, लोगों की प्रॉब्लम नहीं ना इंतजार करती। उस वक्त जिंदगी मफलूज थी, उस वक्त ये पता नहीं थी सुबह क्या होने वाला है। दैट वाज द टाइम जब पॉलिटिशियंस की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इनका एक ही बहाना था कि हम बंद हैं, गिरफ्तार हैं। पूरी सियासत चलती थी लेकिन लोगों की बात नहीं करते थे। हम जब आए हमने कहा अगर कोई नहीं बात करेगा हम बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे कि जो लोग बाहर जेलों में बंद हैं, जिनका कोई नहीं पूछने वाला है, उनकी राह 3700 लोग बंद रखे गए थे। हमने फिर भी 3200 लोग लाए। ये लीडर, इनको किसने छुड़ाया? वी एंश्योर्ड कि इनको सबको छोड़ा जाए ताकि यहाँ एक लोगों को अपनी राय रखने का हक हो। तो ये आप कह रहे हैं कि आपने नेगोशिएट किया इन तमाम लीडर्स की रिहाई? ये नहीं कि हम, ये तो हमने रिटर्न इसमें दे दिया। ये तो हमारी जो मेमोरेंडम पेश किया, जो हमने डिस्कशन किया, और 3 ही था। बाकी ये था कि लैंड टू राइट टू लैंड, हम ज़मीनों पे खाली जम्मू कश्मीर के वासियों का हक होना चाहिए, नौकरियों पे उनका हक होना चाहिए, और स्टेटहुड। कोर एजेंडा वो था। और बाकी था इकोनॉमिक रिवाइवल, क्यों ट्रांसपोर्ट बैठा था, दुकानें बंद थी, इन लोगों की राय, यही चीज़ें हमने नेगोशिएट की। हमने अपने लिए कुछ नहीं नेगोशिएट किया। दिस इज अनलाइक जब भी लीडर दिल्ली गए उन्होंने अपने लिए नेगोशिएट किया, और उस वक्त ये था कि कुछ भी मिलता। क्यों यहाँ कोई, जिस वक्त 1947 में यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर दिल्ली से ही अपॉइंट होकर आया लीडर, तो आज भी हो सकता था, ऐसा तो नहीं था। तो लेकिन हमने तो नहीं कोई चीज पर्सन के लिए नेगोशिएट की वहां। तो ये हेट्रेड की वजह से 2024 आ रहे? गुस्सा तो था। देखिए गुस्सा किस बात का था कि जो आप पे टैग लगा था? नहीं, गुस्सा तो 5 अगस्त को जिस तरह से 370-35 से हटाया गया, तो दिल्ली का गुस्सा तो बहुत लोगों को था। और जिस तरह से नौजवान बंद थे, तो वो गुस्से की हमको बेचा गया एज इफ वी वर अ पार्टी विद दिल्ली ऑन दैट, जबकि हमारा न 3 में 13 में न 3, क्यों हमारी पार्टी ही एग्जिस्ट नहीं करे। हमारा अगर क्रेडिट कोई जाता है, मैं आपको वसूख से कहता हूँ, 1947 से आज तक हम तिनका बार भी वापस नहीं ला सके हैं जो दिल्ली ने हमसे छीना। मुख्तलिफ औकात पे मुख्तलिफ चीज़ें छीनी गई, चाहे प्राइम मिनिस्टरशिप छीनी गई, चाहे हमारी इंडिपेंडेंस जुडिशरी छीनी गई, हमारा इनकम टैक्स नहीं था, ये सब चीज़ें छीनी गई ना हमसे। वही हम लोग पहले हैं जिन्होंने कम से कम ये तो लाया ना। ठीक है हमने 15 साल के लिए लाया, लेकिन आपकी ज़मीनें 15 साल के लिए तो बचा ही ना, कि 15 साल का डोमिसाइल लॉ लाया। ठीक, सवाल है ये 50 साल का क्यों नहीं लाया? भैया हम कौन से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे कि हमारे पीछे पूरा जम्मू कश्मीर था? हम तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मेजॉरिटी वाले लीडर माना जा सकता ना, इतने ही थे ना। तो हमने अपनी बिसात के हिसाब, अपने कद के हिसाब से तो हमने काफ़ी कुछ लाया। आपकी नौकरियां अगर बची हुई हैं अभी तक भी, तो हमारी बदौलत है। ठीक है हम बेच नहीं सके, मैं ये भी मानता हूँ। क्यों? कोविड आया, हम इसको, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन जीरो से स्टार्ट करनी थी। हमारे पास तो कोई ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं, वही जो हमारे साथ साथी थे। टाइम लगता है। और उस वक़्त तो यहाँ तक मस्जिदों से हर जगह पे लोग जाके एक नैरेटिव बनाया कि भाई ये लोग अच्छे हैं, लेकिन इनको वोट देना कुफर के बराबर है। मैं तो मानता हूँ कि अगर वो नहीं होता तो अल्लाह के फजल से वी वुड हैव डन बेटर। फिर भी ठीक वोट लिया, मैं नहीं कहता हूँ जीते नहीं, वोट ठीक लिया, और हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की खिदमत करते आ रहे हैं। आपने देखा पार्टी बंद नहीं हुई, पार्टी चल रही है। उसके बाद 1 या 2 साथी हमारे चले गए, बाकी कोई नहीं चला गया, ऐसा भी नहीं है। और जिन कॉन्स्टिट्यूंसियों में हम हैं, बाकियों में भी हैं। और ये नहीं कोई कह सकता है कि आज वही पोजीशन है जो उस दिन पोजीशन थी। क्यों? जो लोगों को वादा किया गया था उसमें से तो कोई वादा, जो पार्टी चुन के आई, कोई पूरा नहीं हुआ, और जो पार्टी नहीं चुन के आई उनका भी कोई वादा नहीं हुआ। लेकिन हमारा जो हम उस दिन कहते थे, हम आज भी वही कहते हैं, और आज ये जमातें सब यही कहती हैं। चाहे आप पीडीपी की बात करें, चाहे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, चाहे आप किसी भी पार्टी की बात करें, आज सभी वही कहते हैं
कि भाई साहब बीजेपी के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के बिना तो हम चल ही नहीं सकते। तो ये आज तो जो टैग लगा ना, ये एक तो आप कहते हैं कि गुस्सा था, लोगों को गुस्सा दूसरा था। टैग लगा है, और दूसरा इनके जो पास ए टीम बी टीम कहा गया वो नुकसानदेह। देखिए, हाँ, इनके पास हमारे खिलाफ कहने को क्या था? देखिए, ये तो नहीं कह सकते थे ना कि अल्ताफ बुखारी ने घपला किया है, अल्ताफ बुखारी ने रिश्वत खाई है, अल्ताफ बुखारी ने अपने बेटे को नौकरी दे दी। ये तो इतना पैसा है कि रिश्वत खाने की जरूरत मैंने नहीं है। कहा, मैं कहता हूं, जो सबसे ज्यादा आसान था वो यही था, एलिगेशन। तो एलिगेशन लगा, आज क्यों नहीं कोई कह रहा है? आप अगर सोचेंगे, या आप तो, मैं आपसे इधर आप करूं, आज तो कोई नहीं बोलता है। Why, how did that finish all of a sudden? हाँ, ये जमातें पावर में आ गई, या why, how did that वो जो ए टीम बी टीम का नैरेटिव कैसे खत्म हुआ? अगर इनसे आज सवाल करो, भैया तुम तो वही जबान बोलते हो, आज तो आम लोग कहते हैं ना कि यार फिर तो ये लोग ये तो अल्ताफ बुखारी तो रोज वही कहता था, कल भी कहता था, आज भी कहता है। हाँ, ये जरूर है, बीजेपी की पॉलिसी टुवर्ड्स Muslims and minorities in general and Muslims in particular is not friendly throughout the country. We being a Muslim majority state, यहाँ उसका ज्यादा असर रहता है। तो कोई भी जो ये कहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हाथ में हाथ डाल के चलो, शायद उसको इस खामियाजे का ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये खामियाजा हमने बहुत भुगता। आज हम ये देखते हैं कि अब ये खामियाजा शायद कम भुगतना पड़ेगा बाकियों को, क्योंकि अब लोग समझते हैं कि ब्रूट मेजॉरिटी दे के भी वो लोग भी कहते हैं आज कि हमें प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की जरूरत है, हमें बीजेपी की जरूरत नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हो। हम भी वही कहते हैं, हमने भी कभी नहीं कहा बीजेपी की जरूरत है। आज उतने के बाद भी आप एक खिते में अपनी रिट तो नहीं कायम कर पाए हो। 2 खिते हैं, जम्मू और कश्मीर। एक खिते में तो बिल्कुल रिट नहीं कायम कर पाए हो, क्योंकि दूसरी जमात के लोग अक्सरियती तौर पे चुन के आए हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ उससे बड़े बुरे इफेक्ट हैं। मैं तो रोज, आपने देखा होगा अभी जो ये अनफॉर्चुनेट किस्सा हुआ एडमिशंस का वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को लेकर, या अभी जो आपने जुडिशल एग्जाम्स में देखा, तो ये तो कम्युनल सियासत जो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, ये उसका खमियाजा है। और हम तब भी इनको कहते थे ना करो, इट विल, जम्मू एंड कश्मीर विल हैव टू पे अ हेवी प्राइस फॉर इट। अब हर एक चीज को फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ रिलीजन देखा जाता है। अब आप देखिए ना, कहाँ वो भरोसा रहा लोगों को इन इश्यूज पे। मैं कहता हूँ आपको, पब्लिक सर्विस कमीशन विल हैव टू restore its own dignity by keeping this list in abeyance, and see that it is not only fair, but people should also say that it was fair. So do you regret, या किसी किस्म का ग्रज है जो आपने अपनी पर्सनल सीट हारी, छानपुरा की सीट? गिला है लोग? देखो मैं आपको सच बताऊं, अगर गिला होता तो मैं घर बैठा होता। हाँ, दुख हुआ, क्यों, मैंने काफी काम किया है। ये नहीं कि मैं कहता हूँ, सब आप किसी से भी पूछो, जब मैं यहाँ का एमएलए चुना गया था, मैंने बहुत काम किया लोगों का, मैंने इलाके का बहुत काम किया, मैंने डेवलपमेंट के लिहाज से बड़े काम किए। मैंने आप पुराने लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी, अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी के स्कूल देखो। मैं आज भी चैलेंज करके कहता हूँ, अगर ऐसे स्कूल किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, रोड्स आप देखो, जो रोड्स मैंने बनाए थे, अगर वैसे रोड कोई और आप बना सके, क्योंकि द गवर्नमेंट, द प्रेजेंट डे गवर्नमेंट हैज डन अवे विद दोस स्पेसिफिकेशंस, बट देन इट इज पब्लिक लाइफ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों में इज्जत है, जाते हैं, सलाम दुआ होती है, लोग इज्जत करते हैं, जहां जाते हैं 1000 नहीं जमा होता, 500 तो जमा हो ही जाता है। वो इज्जत एक तो है, और मुझे लगता है वही सबसे बड़ी खुशी है एक आम आदमी को। जो हम तो आम आदमी, हम कोई किसी, आई डोंट बिलोंग टू अ पॉलिटिकल फैमिली, मैं किसी डायनास्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ, आम आदमी हूँ, आम लोगों की तरह। ठीक है, मैंने भी कोशिश की कि मैं
मीडियम ऑफ पावर से भी लोगों की ही खिदमत करूं। जो छोटा सा टेन्योर मिला उसमें की, आगे को पावर से बाहर भी खिदमत कर रहे हैं। मुझे लगता है आज भी हम जो लोग पावर में हैं उनसे बेहतर खिदमत करते हैं, या अपोजिशन में हैं उनसे बेहतर खिदमत करते हैं लोगों की। मेरे लोगों को आज भी कोई शिकायत नहीं होगी कि अल्ताफ बुखारी इज नॉट अवेलेबल, आई एम एट देयर बैक एंड कॉल। तो जो चीज आप कहते हैं कि टैग लगा या मेरे खिलाफ नैरेटिव चला गया, क्या वैसी कुछ चीजें हुई नहीं? जैसे आपने ओपनली कहा कि हमें दिल्ली के साथ बात करनी चाहिए, या आपने कुछ अलायंसेस ऐसी की असेंबली पार्लियामेंट के दौरान? देखिए पार्लियामेंट में देखिए हमने कुछ गलतियां खुद भी की, मैं ये नहीं कहता, हमने कुछ गलतियां की, कुछ नामुराद लोगों के साथ अलायंसेस के, जिन्होंने जो नहीं करने चाहिए थे। मुझे लगता है कि these are not decisions which should be taken on the basis of just कि चलो यार कोई बात नहीं हम एक ही हैं। नहीं, सियासत में आपकी जमात आपकी है, इट इज़ ओनली योर ओन पीपल हु मैटर। और हम नई जमातें बना रहे हैं, जमात को 6 साल पुरानी जमात है और 4 साल लगेंगे, करेंगे। विल हैव टू वेट। रातों रात नहीं बनता है ये, रातों रात नहीं बनती है सियासी जमात। अल्ताफ साहब, अगर जरा सा इस सियासत को देखें और उसको रिवाइंड करें, जैसा आपने अभी खुद भी जिक्र किया कि आप किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आते हैं, एक बिजनेस फैमिली है, आपके वालिद साहब भी बिजनेसमैन थे और आपने भी उसी चीज को कंटिन्यू किया, लेकिन फिर आपने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्वाइन किया था। लेकिन कहा यह भी जाता है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपके वालिद साहब के ताल्लुकात बेहतर थे, ठीक थे, तो उस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी क्यों चूज की गई? मुझे नहीं लगता है कि जिस वक्त मैंने पॉलिटिक्स पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में ज्वाइन की, मेरा कोई पावर पॉलिटिक्स में आने का कोई था। इट वाज जस्ट बिकॉज देयर वाज अ रिलेशनशिप मेरे वालिद साहब की मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के साथ, और मैं तो हमेशा उनके साथ है। लेकिन जिसे कहते हैं ना, इलेक्शन पॉलिटिक्स में तो मैं 2014 में ही आया, उससे पहले तो मैं कभी नहीं आया। तो इसलिए दिस वाज नॉट डिपेंडिंग ऑन दैट थिंग। लेकिन ये बात सही है कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई दुश्मनी नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं थी, लेकिन शायद आइडियोलॉजिकली जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का एक नारा था कि ये आम लोगों की एक जमात है, ये किसी खानदान को नहीं बिलोंग करती है। मुफ्ती साहब हमेशा यही कहते थे ना। अल्टीमेटली शायद वो नहीं हुआ, वो भी एक खानदानी जमात ही बनी। तो आपने मुफ्ती साहब के दौर में भी कुछ वक्त तक आप रहे, जब तक वो हयात थे? पूरा रहे। फिर जब उनकी वफात हुई तो महबूबा जी के टेन्योर में भी आप थे, जब तक सरकार थी। तो क्या नेट डिफरेंस है मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब में और महबूबा जी में? देयर इज नो कंपैरिजन। ऐसी क्या बात कर सकते हैं, या आप कंपैरिजन इज बिटवीन इक्वल्स। कंपैरिजन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो देयर इज नो, महबूबा जी का मुफ्ती साहब के साथ कोई भी मुकाबला नहीं किया जा सकता है। मुफ्ती साहब और मुफ्ती साहब, महबूबा जी ठीक है। आपने एक दिन एक जगह कहा था कि महबूबा मुफ्ती इज ए ग्रेट स्ट्रीट फाइटर बट नॉट ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। वो तो मैं क्या कहूँगा, वो तो 2016 की जो वो अमवात हुई, दैट हैज प्रूव्ड इट। देखिए, अगर 2000 इफ शी वाज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, 2016 में 180 लोग नहीं मरते, क्योंकि फिर दोनों देखिए, दो में से तो एक साइड लेना पड़ता ना उनको उस वक्त, या लोगों को रुकाना था कर्फ्यू लगा के, या सिक्योरिटी फोर्सेस को रोकना था, नहीं अंदर बैठो कुछ नहीं करो, लेट द डेड बॉडी बी कैरीड। तो दो में से एक चीज तो होनी थी। 2016 की वो 180 अमवात कोई छोटा ये नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई बहुत मुझे नहीं लगता है कि महबूबा जी के पास कोई ऐसी एक्सपीरियंस थी। शी वाज एब्सोल्युटली रॉ। 2016 में आप भी मिनिस्टर थे? नहीं, मैं 2016 में मिनिस्टर, लेकिन सरकार का हिस्सा थे? हाँ, मैं बिल्कुल, मैं सरकार गिरने के बाद भी तब तक हिस्सा था। जनवरी 2019 में मुझे निकाला गया या नहीं, मुझे निकाला गया। किस बुनियाद?
मुझे निकाला गया क्योंकि मैं 12 दिसंबर को एक पार्टी 12 दिसंबर 2018 को एक पार्टी की मीटिंग हुई जहां जिसमें सब एक लीडर थे। तो मैंने वहां ये सवाल किया, मैंने कहा महबूबा जी, यू फेल्ड एज अ पार्टी चीफ, क्योंकि 6 महीने हो गए हैं सरकार को खत्म हुए, आपके 9 MLA भागे जिनमें से 5 मिनिस्टर थे, और 2016 में जो 180 लोग मर गए वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था। तो आप ना एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई जलवा दिखा सके ना पार्टी में, नीचे उतरिए, किसी और को बनाते हैं, लोगों में जाएंगे, माफी मांगेंगे लोगों से। तो उनको शायद पसंद नहीं आया। उसके बाद भी उस पर बात चलती रही, लेकिन मैं बाहर गया हुआ था। वे सपोज मैंने उनको कहा या आप कन्विंस करो मुझे या मैं कन्विंस आपको करूंगा, और वी एग्री टू डिसएग्री। लेकिन शी वाज द प्रेसिडेंट, शी थॉट इट बेटर टू गेट रिड ऑफ मी। एंड एक दिन मैं आया ही हुआ था, अभी जम्मू में था, 18 जनवरी को मैं वापस पहुंचा था। 18 जनवरी 2019 को मैं वापस पहुंचा। 19 4 साढ़े 4 बजे मुझे इन्होंने निकाल दिया पार्टी से, फर्स्ट क्लास। तो 18 जनवरी 2019 को जब आप इस पार्टी से निकले या निकाले गए, जैसा आप कह रहे हैं, तब आपने ये नहीं सोचा था कि आप नई जमात बनाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो मई के इलेक्शन 2019 मई के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया, फारूक अब्दुल्ला साहब को यहाँ से सपोर्ट किया, पार्लियामेंट इलेक्शन। हाँ, ना, मैं तो सवाल ही नहीं था। अगर 6 अगस्त 2019 नहीं होता तो मैं शायद जिसे कहते हैं ना एक्टिव पॉलिटिक्स में, शायद एक्टिव पॉलिटिक्स में होता ही नहीं। तो जो ये टाइम पीरियड है, और आपने अभी इसका जिक्र भी किया कि डिफरेंसेस भी हैं। चले, मुफ्ती साहब एक बड़े लीडर थे, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं, उनका एक्सपीरियंसेस काफी ज्यादा है। लेकिन आपने एक बात की कि मुफ्ती साहब कहते थे कि ये किसी खानदान की पार्टी नहीं है, और कहीं ना कहीं वही चीज रिफ्लेक्ट हुई। तो वो डिफरेंसेस भी आ गई थी? नहीं, ऐसी भी देखिए, लेकिन वो तो जिस वक्त आप देखेंगे, जिस वक्त मुफ्ती साहब के बाद पहले ही तय इन्होंने आपस में किया था कि लीडरशिप भी इनके पास आ गई थी, फिर गवर्नमेंट भी इनके पास आ गई, तो वो नारा तो वहीं खत्म हो गया था ना। दे पास्ड इट ऑन एज अ हेरिडिटरी थिंग। इट वाज नॉट कि नहीं साहब, उस वक्त अगर सीनियरिटी देखते तो उस वक्त काफ़ी लोग सीनियर थे, हम तो सबसे जूनियर थे, वहाँ काफ़ी लोग सीनियर थे। वीरी साहब बड़े सीनियर थे, गुलाम नबी लोन हांजोरा साहब सीनियर थे, इसी तरह से जावेद मुस्तफ़ा मीर 3 टाइम MLA थे। काफ़ी लोग बहुत सीनियर थे, ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं थे लोग सीनियर। लेकिन जब एक खानदान की जमात बन जाती है तो फिर उस खानदान से बाहर दिखता कम ही है। तो जो पोस्ट अगस्त 5 2019 हुआ, उसमें ये चीज भी कही गई, जब आपकी जमात बनी 2020 की शुरुआत में, आपकी जमात बनती, 8 मार्च को आपकी जमात बनती है, तो उसमें मैक्सिमम लोग जो शामिल होते हैं उस वक्त, वो मेजॉरिटी PDP से आए थे, और PDP का यही कहना है आज के वक्त में भी कि हमारी जमात को तोड़ा गया। मैं आपकी इस इल्जाम को बिल्कुल मानता। तोड़ा किसने? महबूबा जी 18 लोगों को एक ही दिन निकालती है दिसंबर में अपनी पार्टी से, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से। किस इल्जाम पे? कि वो गवर्नर के पास जाते हैं, एक मेमोरेंडम देते हैं कि साहब जो लीडर आपने बंद रखे हैं इनको छोड़ दीजिए, जो 3500 लोग आपने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में रखे हैं उनको छोड़ दीजिए, और जो आपने यहाँ इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑलमोस्ट लगाया हुआ है इसको ख़त्म करिए। तो इसके जवाब में उसी दिन आधे घंटे में इनको निकाल देते हैं पार्टी से। तो तोड़ा किसने? फिर तो इसने तोड़ा PDP को। उनमें से और उन 18 लोगों की क़यादत सदारत आप कर रहे थे? नहीं, उस वक्त हम सब, उस वक्त तो पार्टी थी ही नहीं ना, उस वक्त तो हम काफ़ी लोग गए थे मुख्तलिफ जमातों से। तो कुछ लोग तो मेरे साथ उसमें से आए, कुछ नहीं आए, उनमें से आए कुछ किसी और पार्टी में चले गए, कई और पार्टियों में, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए, मुख्तलिफ जमातों में गए। और आज आप देख रहे हैं उस काफ़ी इन्होंने वापस लिए। अगर वो तब इनका एक नारा था उनके बारे में, आज इनका दूसरा नारा है उनके बारे में, तो इसलिए महबूबा जी अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है।
निकालने के टाइम पे वो सबको बोलती थी कि ये तो मैंने गंद का ढेर निकाल दिया, और जब वो एक एक करके वापस ले रही हैं तो वो कहती है कि मेरी रूह वापस आ रही है। तो अब मुझे वो उनको ही पता है उनकी रूह कौन सी है। मेरे लिए तो वो तब भी लोगों के खिदमतगार थे, जब वो उस जमात में थे, जब मेरे साथ थे तब भी थे, और आज भी लोगों के खिदमतगार हैं। दे आर लीडर्स ऑन देयर ओन राइट। वो किसी की मेहरबानी से लीडर नहीं है, चाहे नूर मोहम्मद शेख है, चाहे कोई और है। बशारत बुखारी साहब निकले थे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए थे, मेरे साथ तो नहीं आए थे, तब भी उन्होंने उनके बारे में क्या कुछ नहीं बोला, तो आज उनके साथ है। इसी तरह से कितने को उन्होंने, उनका तो शायद उस वक्त उनको लगता था कि सबको निकालने से मैं स्क्रैच से शुरू करूंगी और जमात बनाऊंगी। फिर जब उनको लगा कि स्क्रैच से कुछ नहीं बन सकता है, देन शी स्टार्टेड कलेक्टिंग देम बैक। ठीक है, उनकी अपनी राय है, वो किसी को क्या कहती हैं, लेकिन मेरे वो सब मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, लोगों के नुमाइंदे। ठीक है, सभी मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये ज़रूरी नहीं है जो जीत जाए वही सबसे बड़ा लीडर होता है। कभी हारने वाला भी उतना ही बड़ा लीडर होता है जितना डेमोक्रेसी में नंबर्स चुंके हैं, तो इसलिए जिसके पास ज्यादा नंबर है वही लीडर तो है। लेकिन वो अपने अपने खित्ते में सभी ग्राउंडेड लोग हैं, ज़मीन की सतह से जुड़े हुए हैं, उनके अपने शायकीन हैं, उनके अपने लोग हैं जिनकी वो खिदमत करते हैं, और मुख्तलिफ प्लेटफार्मों से करते हैं। आपने जैसा अभी कहा कि अगर 2019 5 अगस्त नहीं होता तो शायद मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आता, फिर क्या ऐसा हुआ 2019 के बाद जो आपको अपनी सियासी जमात बनानी पड़ी? 370-35A जो हमारा गहना था, स्टेटहुड जो आपकी पहचान थी, जब इसको लेते हैं तो कौन चुप बैठता? वो तो मुझे लगता है बेगैरत ही, जिसका कोई भी ताल्लुक होता है वो बेगैरत ही होता है। देखिए आम लोग तो नहीं ना कर सकते, किसी को तो करना था। ये हम तो इनकी तरफ देखते रहे 6 महीने, जब ये नहीं निकले तो हमने कहा ये कोई विरसे में इनको ही मिला हुआ नहीं है। एनीबडी कैन गो एंड डिस्कस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु हैज बीन इन पब्लिक सर्विस, जिसने अपनी पहचान बनाई हो, जिस पे वो ट्रस्ट करें। तो हमने कम से कम उनके उस ट्रस्ट का ये फायदा हुआ, हमने एक बचाव तो किया ना। आज तक जो अभी आपको बचा है, ठीक है जी, मुझे क्रेडिट नहीं मिला, बट एवरीथिंग इज नॉट डन फॉर पर्सनल क्रेडिट। लोगों को तो अभी है ना, अभी आपके जम्मू कश्मीर में कोई बाहर से आके जमीन नहीं खरीद रहा है ना। यानी आप कहते हैं कि जो डोमिसाइल 15 साल का मिला है वो आप जब मिले तो उसकी वजह से नहीं, आप ऑर्डर पर देख लीजिए, ये नहीं कि मैं कहता हूं। मैं 16 मार्च को मिलता हूं, 1 अप्रैल को वो ऑर्डर निकलवाता हूं, और 1.5 साल हो गए इस सरकार को। ये दे कुड एक्सटेंड द टाइम। आई हैव बीन रिपीटेडली रिक्वेस्टिंग, टेलिंग, बट दे नहीं कर रहे। क्या करना है? रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में तब्दीली कि नहीं जी साहब, एक ऑर्डर रेवेन्यू मिनिस्ट्री निकालेगी कि साहब डोमिसाइल लॉज हैव बीन चेंज, इट विल बी नाउ 35 to 50 years, जो भी रखना चाहेंगे। उसमें हिमाचल में कोई मुदाखलत नहीं, हिमाचल का ने किया, वहां तो कोई बीजेपी की सरकार नहीं है। वेस्ट बंगाल ने किया, हर एक में नॉर्थ ईस्ट की रियासतें करती हैं, सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, इनकी मर्जी है क्या। जब आप पहली बार प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर से मिले थे तब आपकी कोई सियासी जमात नहीं थी? मुझे लगता है जब हम पहली बार मिले तो it was after 3 months of backdoor negotiations. It was not, I don't think I'll be honest in saying कि साहब हम गए और वो वहाँ तैयार थे और हमें खाली पुलाव खाने के लिए जाना था। नहीं, we had to work for it. We had to first prove हम क्यों मांग रहे हैं, हम किस लिए मांग रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। और जब आप दूसरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड कराते हैं और उसके बाद ही मिलता है, ऐसे तो नहीं मिलता है ना। फिर तो हर एक जाता, फिर तो आज इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये क्यों नहीं 1.5 साल में ला सके जो कुछ हम लाए विदाउट बीइंग इलेक्टेड, तो ये उतना ही लाते ना, फिर कुछ तो लाते नहीं। इन्होंने क्या लाया 1.5 साल में? सो यू हैव टू
see that you create confidence in the other party before coming to an agreement. An agreement is not made without both parties having confidence in each other. Then you met the Prime Minister, Home We met Minister the- again जब आप अपनी पूरी पार्टी को लेके वहां गए. हाँ मिले, और बिल्कुल रात के अंधेरे में नहीं मिले, दिन के उजाले में मिले, टेलीविजन कैमरास के सामने मिले. और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे वी मेट द होम मिनिस्टर. सब ऑफिशियल्स होम मिनिस्ट्री के थे. देन और उसमें क्या बातचीत हुई? बात तो यही थी जो बात हमारी कोर एजेंडा की थी, रेस्टोरेशन ऑफ राइट टू लैंड, जॉब्स, स्टेटहुड, और जो रिलीज ऑफ डेटेन्यूज, बाकी बस दूसरी चीजें थी. तो 370 का लफ्ज का इस्तेमाल नहीं हुआ. नहीं, 370 देखिए साहब, हम 370 चूंकि कोर्ट में चैलेंज किया गया था, सो इट वाज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, क्योंकि उस पर तो सीधा ही था कि वो कोर्ट में है जो कोर्ट कहेगी. और अगर आप देखेंगे, मैं वाहिद आदमी हूं जो कोर्ट में नहीं गया इवन. तो आपको लगता है कोर्ट में जाना सही डिसीजन नहीं, इट वाज नेवर अ गुड डिसीजन. पॉलिटिकल फाइट्स आर नॉट फॉट इन कोर्ट्स, दे आर फॉट इन द पीपल्स कोर्ट. वो हमने मौका दे दिया दिल्ली की सरकार को उस पे मोहर डलवाने कोर्ट से. तो अगर कोर्ट नहीं जाते तो शायद कुछ और रास्ता पॉलिटिकल निकल था ना, सकता था. पॉलिटिकल could have been a political. It was a political decision. It could have been handled politically. So you think it is a mistake? It was a mistake. It was a mistake. और मेरा मानना है 370-35 से तभी जम्मू कश्मीर के हर एक वासी को चाहिए. आज लद्दाखी को भी चाहिए, आज जम्मू को भी चाहिए. लेकिन ये तभी आएगा जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आपको अक्सरियत वोट होगा. 5 सीटें जम्मू कश्मीर की हैं, आपको उन 5 सीटों से नहीं मिल सकता. या हिंदुस्तान की अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों मिल जाएं और डिसाइड करें कि हम वापस दे देंगे. यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है कांग्रेस के साथ. कांग्रेस भी नहीं कहती हम वापस देंगे. कांग्रेस ने आज तक नहीं बोला, तो फिर कैसे हम लोगों को ये वादा करेंगे? मुझे बताइए. चाहिए, आज मैंने कहा ना, जम्मू जो सेलिब्रेट कर रहा था उस दिन 370, आज वो भी कहते हैं वापस चाहिए, लेकिन आ नहीं सकता है. और मुझ में आदत है, मैं वो चीज कभी नहीं लोगों को प्रॉमिस करूंगा जो मैं डिलीवर नहीं कर सकता हूं. तो इसीलिए आपने कभी 370 का जिक्र ही नहीं किया. मैं इसलिए नहीं, लेकिन चाहता मैं भी हूं जिस तरह हर एक जम्मू कश्मीर का वासी चाहता है कि वापस आ जाए. हु डज नॉट ड्रीम अबाउट स्टार्स? एवरीबडी ड्रीम्स अबाउट स्टार्स. आई ऑल्सो ड्रीम अबाउट स्टार्स. जो आपकी जमात बनती है उसमें कई सारे लोग आते हैं और उस इन बिटवीन हम एक प्रोसेस देखते हैं कि PAGD बनता है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, तारिक हामिद साहब, सजाद गनी लोन साहब, कई सारे लोग जो आपस में इख्तलाफ भी रखते हैं लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं. लेकिन आप नहीं आते. हम, क्योंकि मैंने उस वक्त भी कहा था कि PAGD एक मुखड़ है, इसको it suits these political parties to hide behind this. इसका कोई लेना देना नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये कुछ लाएंगे. ये खाली एक दूसरे के कपड़े ना उतारे, इसलिए इन्होंने PAGD रखा, ताकि कोई कपड़े नहीं इन्होंने उस दिन उतारे. They were pally with each other. जो ही आपने देखा लास्ट ईयर का इलेक्शन हुआ, आपने देखा ये एक दूसरे को नंगे कर रहे हैं. अगर इन्होंने उस दिन भी PAGD नहीं बनाया होता, आपने देखा इन्होंने पहला इलेक्शन ही PAGD के नाम पे लड़ा, DDC इलेक्शन. अगर ये वो भी अलग अलग लड़ते तो ये जिस तरह जो आपने कपड़े देखे इन्होंने लास्ट ईयर निकाले 2024 में, ये तब भी निकाल, या आज जो देखते हैं ये एक दूसरे पे क्या इल्जाम तराशी करते हैं. सो इट वाज ओनली मेंट टू डाइवर्ट अटेंशन ऑफ पीपल, क्योंकि महज राय शुमारी को तो फिर भी 22 साल निकाले थे इन्होंने, इसको तो 22 महीने भी नहीं निकाले, और इसका तो कोई फ्यूनरल भी नहीं किया गया. फिर जो अपनी पार्टी बनी, उस अपनी पार्टी का बेस कहीं खिसका नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट में आपकी कोई सीट नहीं आई, असेंबली में आपकी कोई सीट नहीं आई, कई सारे आपके अच्छे लीडर्स थे जो पार्टी छोड़ के चले गए अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं दूर हो गए. देखिए मैं बताऊंगा, अभी आपकी पार्टी कहां स्टैंड करती है? मैं आपको अगर ये बताऊं कि नहीं हमको धचका नहीं लगा, तो आई विल बी
फूल, आई विल नॉट बी ऑनेस्ट। दचका जरूर लगा, लेकिन जो लोग हमारे साथ हैं, आप देख रहे हैं, पार्टी इज किकिंग, वी आर प्रेजेंट इन एंटायर जम्मू एंड कश्मीर, वी आर वन ऑफ दोज political parties which is functioning from both the divisions, और कंसोलिडेशन के फेज में है, कर रहे हैं। आप देख रहे हैं फील्ड में भी हमारी एक्टिविटी अगर ज्यादा नहीं है, किसी से कम भी नहीं है, किसी से कम भी नहीं है। ठीक है, हमें टाइम लगेगा, हम ये समझ सकते हैं कि हमें शायद इन जमातों से ज्यादा टाइम भी लग सकता है टू मेक अ स्ट्रॉन्ग organization where we will pitch for a majority, a single majority, but till then हम आज इस पोजीशन में मैं आपको बड़ी वसूख से कह सकता हूँ कि we will be a deciding factor in the future politics of जम्मू एंड कश्मीर। अभी भी करंट सिनेरियो में जब लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसमें भी आप अपने आप को या अपनी पार्टी को एक अच्छी पोजीशन में देखते हैं? मैं, हमारी जमात से कोई नहीं गया, हमारी जमात से असेंबली इलेक्शन के बाद 2 या 3 लोग, 2 लोग चले गए हैं होंगे। और मैंने कहा ना, ऐसे लोग तो आते हैं, अगर 2 लोग गए तो 200 लोग लीडर लेवल के आए होंगे, मिड रंग लीडर के, जो कल की लीडरशिप जिसे जिनको चलानी है। तो ऐसा नहीं है। तो वी आर इन अ पोजीशन जहां आप देखेंगे कि इट हैज अ रोल विच विल बी वेरी क्रूशल एनी टाइम एंड एवरी टाइम। ऑल पार्टी मीटिंग में आप भी थे? हाँ, हम तो। क्या हुआ था ऑल पार्टी मीटिंग? किस वाली ऑल पार्टी? जिसमें आप प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से मिले। इन सब ने हिंदुस्तान के कसीदे पढ़े, ये जितने लीडर गए थे, ये हिंदुस्तान के कसीदे पढ़ रहे थे वहाँ। दे वर ऑल शोइंग हम कितने लॉयल हिंदुस्तान को, हम कितने रहे होंगे। ये अपनी गवाहियाँ और सफाइयाँ पेश कर रहे थे। बल्कि मेरा उल्टा सवाल है आपको, मैं 16 मार्च को गया 2020 को, तब इन्होंने कहा ये गद्दारी है, कहा ना, सब ने कहा ना। ये 21 जून को गए 2021 को, तो वो गद्दारी नहीं थी, गए तो उन्हीं के पास। हमने तो तब भी वहां भी यही बात कही कि साहब इतने ये लाए हो, हमें स्टेटहुड दे दो। हम तो तब भी अपने पॉइंट पे ही थे, जो हमारे पॉइंट से हमारे लोगों को जिनको बाहर के जेलों में रखा है। मेरे कहने का मतलब है, मेरा स्टैंड कहां बदला? मेरा स्टैंड तो कहीं नहीं बदला ना। अपनी पार्टी का स्टैंड कहीं बदला? आप बताइए, आपने हमें 2020 से देखा है। हम तो तब भी कहते थे कि यहां कोई जो गांव दिए हैं दिल्ली ने दिए हैं। दिल्ली से मेरा मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो मदावा मिलेगा वो भी दिल्ली से मिलेगा, ना इस्लामाबाद से मिलेगा, ना वॉशिंगटन से मिलेगा, ना लंदन से मिलेगा। मैं आज भी कहता हूं, मैं तब भी कहता था। ये कहने पे मुझे पिटाई हुई, इलेक्शन में हुई ना, इलेक्टोरल पिटाई जिसे कहते हैं। जिन्होंने जीता वो भी यही कहते हैं आज, जिन्होंने हारा और जो अपने आप को अब कहते हैं कि वी आर द इमर्जिंग वंस, वो भी यही कहते हैं। अब वो भी कहते हैं अगर कोई हल कर सकता है तो मोदी कर सकता है। तो ये मुझे समझ नहीं आती है, ये दोगलापन मुझे समझ नहीं आता है। और मुझे यहाँ पर समझ नहीं आता कि आम आदमी क्यों नहीं समझता है यार, वोट लेने के टाइम पे एक बात कही जाती है, बाद में दूसरी बात कही जाती है। अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी एक ही बात कहेंगे। लेकिन इसमें ये चीज कही जाती है ना कि जब 2019 में बड़े बड़े लीडर्स बंद रहे, हाउस अरेस्ट हुए या जेलों में बंद हुए, SKICC में बंद रहे, आप उन चंद लोगों में से थे जो फ्री थे? नहीं, देखिए यही एज मीडिया आई एम सो उन चंद लोगों में से जिनको आवाजाही की इजाजत थी, जो बाहर जा सकते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। 45 दिन हम भी बंद थे। 95% of the people were house arrest. 95% of the people were house arrest, including फारूक साहब। अपने घर में ही नजरबंद थे, हम भी अपने घर में नजरबंद थे। 45 दिन के बाद जब इन्होंने थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया, आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने अप्लाई किया परमिशन टू ट्रैवल, क्योंकि माई फैमिली वॉज लिविंग इन दिल्ली।
तो आई वेंट टू दिल्ली टू विजिट देम। तो इसलिए ये तो हेयर से है, ये तो हेयर से है कि नहीं? आप बताइए कितने ही लोग अपने घरों में थे। आई डोंट वांट टू नेम पीपल बट द टॉप लीडर्स वर इन गेस्ट हाउसेस। कोई भी सियासत या सियासी जमात बिजनेस से दूर नहीं होती है और कोई बिजनेस पॉलिटिकल पार्टी से दूर नहीं होता है। 2014 में आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आए जब आपने अपना पहला इलेक्शन अमीरा कत्ल कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा। लेकिन जो कहा जाता है कि बिजनेस और पॉलिटिक्स एक साथ पैरेलल चलते हैं, क्या उससे पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अच्छे ताल्लुकात थे? या क्योंकि यहाँ बड़े बिजनेसमैन में से एक आप भी आते हैं जो किसी न किसी तरीके से फंड करते हैं। करते थे बिल्कुल करते थे, सभी को करते थे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और आज भी जहां तक बिजनेस की बात है, माय फैमिली इज इन बिजनेस, दे बिहेव एज बिजनेसमैन। ऐसा तो है नहीं कि वो बिजनेसमैन की तरह बिहेव नहीं करते होंगे। उनका अपना है, वो आई हैव नेवर स्टॉप्ड देम, जो उनकी अपनी। अब आप बिजनेस से दूर हट गए? मैं तो 2014 से ही दूर हट गया था। मैं तो 2014 व्हेन आई जॉइंड एक्टिव पॉलिटिक्स, आई स्टेप डाउन फ्रॉम माय रोल एज द चीफ इन माय कंपनीज। जैम कैश व्हीकल्स एक सायादार दरख्त की तरह कई खिदमात लोगों की आसानी के लिए फराहम करता आया है, जैसे नई गाड़ियों को खरीदना, सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, तिजारती गाड़ियां भी मैसर होंगी और टू व्हीलर व्हीकल्स भी दस्तयाब यहीं। आपके लिए गाड़ी चलाना आसान हो, उसके लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल की खिदमात, अपनी गाड़ी के लिए जरूरी सामान खरीदना हो या चलते चलते गाड़ी खराब हो जाए और ठीक करानी हो, उसके लिए वर्कशॉप भी यहीं। तशरीफ लाएं जैम कैश व्हीकल्स, हैदरपुरा, श्रीनगर। हमें खिदमत करने का मौका दें। So now it's your family जो देखती है business? मेरा ब्रदर है, इट्स अ प्रोफेशनल कंपनी हमारी, तो वैसे भी इट्स अ प्रोफेशनल कंपनी, दे आर इनटू बिजनेस। ओके, सो यू एक्सेप्ट दैट कि वो फंडिंग वाला प्रोसेस, वो सारी चीजें होती थी? नहीं तो क्यों नहीं होती थी? आप क्या ये तो कोई ये नहीं है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल इट्स लीगली डन, नॉट इलीगली डन, लीगली। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। जिसको दिया उसको चेक से दिया, जिस वक्त भी दिया। अगर आज भी मेरी जमात को पैसे मिले तो मुझे भी मेरी बिजनेस ने दिया होगा तो चेक से दिया होगा, बिल्कुल रिफ्लेक्टेड होगा। तो ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट वो तो इसमें वो तो कोई ये है नहीं। और सियासत कैसी चलेगी? बिल्कुल सियासत बड़ा वक्त लगा होगा इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर जीरो से शुरू किया है मेरे फादर ने, वालिद साहब ने किया है। जीरो से शुरू किया, 18 घंटे का। व्हाट वाज द जर्नी? क्या चीज से शुरू की? 18 घंटे उन्होंने मेहनत की है। हम एक बॉर्डर से आते हैं, 9 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, घास की छत थी। अल्लाह बहुत मेहरबान रहा। फॉट आवर वे। हमारा कोई रिश्तेदार बड़ा अफसर नहीं था और ना कोई बड़ा सियासतदान था। फॉट आवर वे। और वैसे ही मैं पॉलिटिक्स को भी लेता हूँ, इफ आई विल फाइट माय वे। क्या था पहला बिजनेस आपके वालिद साहब? सेब, प्रोग्रेसिव ऑर्चर्ड्स, दैट इज हाउ। उसके बाद पेस्टिसाइड्स में आए, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में आए, उसके बाद रेस्ट ऑफ द कंट्री में गए। और आज पूरे हिंदुस्तान में लगभग आपका बिजनेस? हाँ, नाउ माय चिल्ड्रन हैव गॉन इनटू अर्बन मोबिलिटी, जैसे आप गंडोलास कहते हैं। दे बिल्ड गंडोलास, फ्रांस का पोमा है उनका पार्टनर, उनकी पार्टनरशिप में। बट वी डोंट बिल्ड, वी बिल्ड ऑन बूट बेसिस। पत्नी टॉप में बनाया है, देहरादून टू मसूरी बना रहे हैं, यमुनोत्री में एक और मिला है, तो कर रहे हैं। हम वो चीज करते हैं जो कोई नहीं करता है। तो ये जो इसको अक्सर मैं ये चीज आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब भी बिजनेसमैन कोई सियासत में आता है तो उसे कहा जाता है कि अपने बिजनेस के लिए सियासत में आया है या अपने बिजनेस को बचाने के लिए। फॉर्चुनेटली मेरा कोई बिजनेस सरकार के साथ नहीं है। आई डोंट डू इवन 0% बिजनेस विद एनी गवर्नमेंट एनीवेयर इन दिस कंट्री। So before 2014 you were not directly involved with politics? मैं डायरेक्टली नहीं था, इनडायरेक्टली था। मेरे यार दोस्त थे सियासत में, इसलिए मैं हमेशा से मुफ्ती साहब के साथ तो हमारी फैमिली के बैठना था, ताल्लुकात थे, फैमिली ताल्लुकात थे, ऐसी बात नहीं है।
तो ये जो ये चीज कही जाती है कि अपना बिजनेस बचाने ना के ना लिए या बाकी मैंने सारी कहा ना, चीजों के लिए। देखिए साहब, हम ठेकेदार है नहीं कि ठेके सरकार से लेने थे। हमारा कोई सरकार के साथ 10 पैसे का खरीदी कोई सरकार खरीदेगी बेचेगी ऐसा कुछ नहीं है। तो सरकार से क्या आप होता है ना कि नहीं जी मैं कोई गवर्नमेंट का बिजनेस कर रहा हूं, गवर्नमेंट के ठेके ले रहा हूं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता। मैंने एप्पल जूस प्लांट डाला यहाँ, मैंने 1997 में डाला, क्योंकि आज तक किसी और ने क्यों नहीं डाला? क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है? किसी ने ये सोचा है? इतनी बड़ी एप्पल इंडस्ट्री है, व्हाई डिड नॉट एनीबडी इन्वेस्ट इन इट? क्योंकि किसी को वो दर्द ही नहीं है जो मुझे है इस इंडस्ट्री का। क्यों? हम इस इंडस्ट्री को ही बिलोंग करते हैं, हमें पता है कि इनको कितनी जरूरत है कि इनका कल्ड एप्पल कहीं इस्तेमाल हो जाए। वरना 96 से आज तक आपने सुना है कि 30 साल हो गए। तब 2 सीमेंट प्लांट थे, आज शायद 20 है। क्योंकि ये खिदमत थी लोगों की, मोर ऑफ अ सोशल सर्विस। क्यों? ये कौन कैसे आता है? ये 20,000 औरतें ये जमा करती हैं कल्ड एप्पल। फिर हमारा ठेकेदार जाता है हर गांव, सुबह बोरी छोड़ता है, फिर 4 बजे जाता है, वो अपना घर का काम खत्म करके उनको वो बोरियां देती हैं। सो शी हैज एडिशनल इनकम। और वो ठेकेदार फिर बीच में हमारी फैक्ट्री पहुंचाता है, देन द सर्कल कंटिन्यूज। लेकिन इसमें एक अच्छा कैपिटल भी है इतना बड़ा बिजनेस करने के लिए। भाई कैपिटल तो सबके पास है, यहाँ किसके पास नहीं है? अगर आप देखते हैं 200 करोड़ के होटल बने हैं तो क्या लगता है आपको? उसमें तो 200 करोड़ नहीं लगा था तब। मैं कहता हूँ हाँ, रिटर्न उतना नहीं होगा जितना किसी और होटलों में होगा या किसी और में होगा, लेकिन फिर मैंने वही कहा ना कि जिस चीज से आप बने होंगे तो आपको वापस भी उस सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना है ना। हमने अगर फ्रूट इंडस्ट्री से पैसा कमाया तो हमने वापस भी दिया ना। हमने पैसा कमाया हुआ बाहर नहीं जाके लगाया, यहीं लगाया, इन्हीं में लगाया। मैं तो आज भी चाहता हूं और बने। मैंने कोल्ड स्टोर जो आप इतना बड़ा देखते हैं, दिस आइडिया वाज ब्रॉट टू इंडिया बाय मी। आई एम द पायनियर, नॉट ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर, इन होल ऑफ इंडिया। वरना मैंने भी 1980 में बीएससी एग्रीकल्चर की, तब पढ़ा था। मैंने फर्स्ट आया कन्विंस किया अपने बाप को 2003 में कि कोल्ड स्टोर लगाएं, फिर एटमॉस्फेरिक सीए स्टोर लगाएं। वो लगाया छोटा 2000 का, फिर बड़े स्टोर लगाए, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कन्विंस किया कि इसमें 17 करोड़ रुपए इनको सब्सिडी दे दो, तभी ये आम लोग लगा सकेंगे। आई एम हैप्पी टुडे जब मैं देखता हूँ 3.5 लाख टन यहाँ बने हैं, और अभी 3.5 लाख टन की और गुंजाइश है यहाँ। तो मैं तो आई डिराइव प्लेजर फ्रॉम आउट ऑफ व्हाट आई हैव डन। मुझे क्या जरूरत है लोगों को कहने की मैंने क्या किया है? मैं तो डिराइव करता हूं ना प्लेजर इसी से। हाउ मेनी पीपल कैन क्लेम दिस क्रेडिट कि हमने इस इंडस्ट्री के लिए ये किया है? कोई मुझे बताए। आप बताओ। इसमें भी एक इल्जाम है जो आपने पेस्टिसाइड वाली हाँ बता, हाँ मैं बिल्कुल आया। बताइए क्या पेस्टिसाइड में इल्जाम है? पेस्टिसाइड में इल्जाम है इन्होंने पेस्टिसाइड दिया, वो खराब था, या आपको उसी नाम से बुलाते भी हैं। हाँ जी, मुझे बता। 1992 के बाद वो मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, अब तो वो कोई और कंपनी बेचती है, तो फिर क्यों लोग खरीदते हैं वो अभी भी? Not many people know that I no longer deal with Ditane M45 since 1992. अच्छा, 1992 से आप उसके साथ डील ही नहीं कर रहे हैं? वो ब्रांड मेरे पास नहीं है। अच्छा, वो कंपनी मेरे पास नहीं है। क्यों? मैं अपना मैन्युफैक्चर करता हूं, अपने ब्रांड में करता हूं। तो फिर वो नाम मैंने वही कहा ना, इट वॉज अ प्रोडक्ट फ्रॉम रोमन हाउस, फिलाडेल्फिया, यूएसए। ओके, मेड इन इंडिया बाय वन ऑफ द कंपनीज। आज फिर बायर ने खरीद लिया वो ब्रांड, फिर किसी और ने खरीद लिया, आज कोई और इंडियन कंपनी बड़ी बेच रही हो, अभी भी ब्रांड चलता है।
अब अगर लोग अभी भी ये कहें, और अगर वो मिट्टी होती उसमें 75% मैनकोजेब होना चाहिए, टेस्ट करके देखो 74 मत है। अब वो मैंने कहा ना, इट इज हेयर से। उसकी वजह यह है कि आप और मैं इन 2 कुर्सियों पे 2 दुकानों पे बैठे हैं, आप अभी इसी दुकान पे बैठे हैं, मैं जाके वहां इतने बड़े सोफे पे पहुंच गया, तो भाई लड़ो ना, जाके खुदा के साथ लड़ो। लड़ने के लिए खुदा के साथ लड़ो ना। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हम लोग अगर करेंगे नहीं, मेहनत करोगे नहीं, तो फिर कहोगे भैया इसने तो गलत ही किया, उसी से ये बन गया। यार मैं तो कर ही नहीं रहा हूं, फिर क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? चलो तब तो मेरा चल रहा था, अब किसका चल रहा है? एंड डू यू नो हाउ मेनी कंपनीज आर ऑपरेटिंग हियर इन जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग मी, ऑलमोस्ट 130 कंपनीज जो पेस्टिसाइड्स बनाते हाँ, जो पेस्टिसाइड्स करती हैं हैं। ओके, बिजनेस यहाँ जम्मू कश्मीर में 130 कंपनी। 130 कंपनी। उनका नाम क्यों नहीं? क्योंकि शायद आपका बिजनेस ज्यादा बड़ा है। देखिए मैं आपको वो भी बताऊंगा, मेरा बिजनेस यहाँ 20% है, 80% तो बाकियों का है। मैंने कहा ना, नाव लागून नार लागून मुझे तगा जंद लगित पकुन के। अच्छा, प्रॉब्लम से सर नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आई डोंट केयर अबाउट इट। I don't care about it because if people have to say, they will keep on saying. I have to fear my God and my conscience. मैं आज भी ओपन चैलेंज करता हूं, जब ये नहीं, मैं नहीं करता हूं। अब मैंने कहा ना 92 से, आउट ऑफ दीज 120 कंपनीज 119 must be quality, selling only quality. लेकिन फिर भी वो जनाब, डिजीज डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन आपने पेस्टिसाइड क्या छिड़काया। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट यू हैव स्प्रेड, इट इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव स्प्रेड। इन्फेक्शन हो गया, आप एंटीबायोटिक खा रहे हो, आपको क्या करेगा वो? इट विल टेक इट्स टाइम। सो लोग आदत से मजबूर हैं, वो छिड़काते हैं दवाई जब उनको फुर्सत मिलती है। हम कहते हैं नहीं, जब जरूरत है उस वक्त। when the inoculum is not released, inoculum is जो ये फंगस होता है, इसका इनोकुलम जब रिलीज नहीं हो तब आप इसको प्रोलिफिटिक स्प्रेज करिए, कंटैक्ट स्प्रेज जो डाइथेन M45 एक था, आज मैनकोजेब उसको टेक्निकल नाम से कहते हैं। तो इसलिए मेरे भाई, ये मैं आपको इतना सब कुछ इसलिए कह सकता हूं, मैंने खुद सर पे पेटियां उठा के, नहीं नॉट फिजिकली सर पे, गाड़ी तब एम्बेसडर होती थी, उस पे पेटियां उठा के गाँव बेचते थे। तो मेहनत की है भाई, ऐसा कोई नहीं किया है। लेकिन नाम लगा है, ये चीज आप मानते हैं? मैंने कहा नाम हर चीज में लगता है, नाम किस में नहीं लगता? नाम मैंने कहा ना, जो करेगा उसी को नाम लगेगा, जो कुछ नहीं करेगा उसको कोई नाम नहीं लगेगा। अच्छा बुखारी साहब, 1984 में यहाँ तख्ता पलट होता है। हाँ? जब शाह साहब की हुकूमत बनती है, उसमें ये भी कहा जाता है कि मुफ्ती साहब का भी सपोर्ट था, और जब वो हुकूमत, आप मुफ्ती साहब क्यों कहते हैं? मुफ्ती साहब was only a pivot in he was head of कांग्रेस का सपोर्ट था, सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट था। क्या आपके वालिद साहब ने भी उसमें? मेरे वालिद साहब का 0% उसमें था। मैंने कहा ना, वो जगमोहन साहब ने अपनी किताब में लिखा। सच बात है, मेरे वालिद साहब आज जिंदा नहीं है जी। I want to set the record straight. He did not know even up to that evening when people turned up in this house, because he had no knowledge. I was a 24-year-old boy. I had friends. Because of me, they turned up here. He had no knowledge. Honestly, he had no knowledge. तो जो वो बातें हैं या नहीं, तो he had no knowledge. मेरे साथ वो लोग दोस्त थे, सब मेरी वजह से वो यहाँ आए, and it was because of Mufti Muhammad Saeed, our association with him. मैं तो आज भी कहता हूँ कि ये कौन सी बात, डंके की चोट है।
लेकिन वो सपोर्ट कहीं नहीं था, जो फाइनेंशियल सपोर्ट या कुछ और उसमें चीज़। जरूरत ही क्या थी हमारे फाइनेंशियल सपोर्ट की? क्या इंदिरा गांधी इतनी कमजोर थी, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट वहां से नहीं मिलता? और वो लोग, मुझे नहीं लगता उस वक्त कोई पैसे के लिए लोग आते जाते थे। वो भी डिफरेंसेस थी उस जमात में, मुझे नहीं लगता वो लोग पैसे की वजह से गए। तो वैसे ही डिफरेंसेस बाद में भी हम देखते हैं अलग अलग जमातों में होती हैं, अभी भी होती हैं। महबूबा जी की जमात में भी वही डिफरेंस हुए, आगे भी हो जाएंगे। सभी जमातों में होते हैं, हमारी जमात में भी हो सकते हैं। कहीं ऐसी क्या है? ये देखो, नो टू पीपल हैव द सेम थिंकिंग। यहाँ तो दो भाइयों की थिंकिंग सेम नहीं होती। वही मैंने कहा ना, हेयर से सब हेयर से पे बातें चलती हैं। अब कौन किसको कहेगा? या तो आप घर घर जाओ और बोलो नहीं जनाब ये सच है वो झूठ है, क्या है यार, बोलो, जिसको जो बोलना है बोलो। अब क्या आप क्या करोगे? अपने वोटर को या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को समझाना जरूरी तो नहीं। आपको लगता नहीं है कि मैं गया? मैंने तो वो लेकिन आप साथ के साथ आपने ये बात का भी एतराफ किया कि आप फेल हो गए अपने आप उस बेचने में। मैं अपने लोगों में गया, आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम व्हाट इट वाज। इसका मतलब है लोगों ने मेरा नहीं माना, मेरे विरोधियों का माना, आई लॉस्ट इट। बट द सेम पीपल, मैं आपको कहता हूं, आप जाइए ना, आज आप मीडिया है, आज जाइए, आज रैंडम सर्वे करिए, आज उन लोगों से पूछिए, आज यू विल फाइंड अ डिफरेंट। So are you here to change the system or to be part of it? No, I'm not here. या आप उसी में सर्वाइव करना चाहते हैं? नहीं, मैं आपको बताऊंगा, मेरा कोई मकसद यहाँ ये नहीं है कि मैं कोई चेंज सिस्टम करने आया हूँ। मैं लोगों को सच बोलने आया हूँ। इन द प्रोसेस, इफ दे बिलीव मी, आई विल लीड देम ऑन अ पाथ which is possible. I will not lead them to an illusionary world. I will not tell them, fine, if they don't believe me, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमने सच कहा, लोगों ने यकीन नहीं किया, I will have no regrets. I am not here. क्यों? देखिए, मेरा सर्वाइवल पॉलिटिक्स नहीं है। मैं इसी घर में रहता था, तब भी रहता था, अब भी रहता हूँ। वो अपनी गाड़ियां इस्तेमाल करता था तब भी, और अब आज थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ गई, शायद इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी कल, अगर इफ आई एम नॉट इन द सर्विस ऑफ पब्लिक। ये तो 2015 से आई वाज पुट इनटू Z+ कैटेगरी, जो आज कहा जाता है ना कि मुफ्ती साहब के टाइम में। क्यों? उसका रीजन था, हर एक सरकारी बंगले में शिफ्ट करता था। आई लिव्ड इन लाल चौक, जो तब हसास माना जाता था, और मुझे जब कहा गया, मैंने कहा मैं नहीं शिफ्ट करूंगा, आई डोंट वांट टू गो अवे फ्रॉम माय पीपल। सिक्योरिटी एजेंसीज ने असेसमेंट की, नहीं, ही नीड्स टू पुट अप इन अ हाई सिक्योरिटी ब्रैकेट। और कोई फायदा। आजकल आप अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं? मैं हमेशा एज मिनिस्टर भी खुद चलाता था। हाँ, जबरदस्त गाड़ी है। उसकी क्या स्टोरी है? गाड़ियों का शौक रखते हैं? नहीं, गाड़ियों का शौक नहीं रखता हूँ। जो कंफर्टेबल होगी वो अपने लिए इंसान जब खुद चलाए तो कंफर्टेबल गाड़ी ढूंढता है नेचुरली। मैं तब, जब मैं मिनिस्टर था, तभी लैंड क्रूजर चलाता था। आज डिफेंडर चलाते हैं? हाँ, डिफेंडर, लैंड क्रूजर भी मतलब आप जीतने के बाद लैंड क्रूजर चलाते हैं, हारने के बाद डिफेंडर? हाँ, ये तो फिर इंसान को अगर अल्लाह ने बिसात दे दी है कुछ चीज खरीदने की, तो क्यों नहीं, क्यों, व्हाई नॉट। अच्छा अल्ताफ साहब, आपको लगता है डेवलपमेंट, ये जो 370 हटने के बाद कश्मीरियों का रवैया रहा है, या जो कश्मीरी की सोच रही है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि क्या लोग सोचते हैं, क्या डेवलपमेंट वो सारी चीजों को कॉम्पनसेट कर सकता है? देखिए, नो अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट कैन replace your emotions, but then we have to be practical. You have to see what is possible, what is not possible in today's context of world politics. Our fate has been decided in 1947. हमारे मुकद्दर में हिंदुस्तान लिखा गया है। शायद we'll have to wholeheartedly accept it and embrace it. मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है और कस के पकड़ा भी था। The other side is not allowing us to amalgamate into the society of Indians.
we are treated differently. Hmm. A Kashmiri living in any part of India is subjected to harassment of different type. Unless government of India puts a stop on that, to win the hearts and minds of Kashmiris is a half-baked exercise till then. ताली दो हाथ से बजती है. जम्मू कश्मीर के वासी शायद हाथ आगे कर भी रहे हैं, लेकिन वहां से हम उस हाथ को वैसे नहीं देखते. लेकिन जो आपके बारे में कहा जाता है वो यही है कि 2019 के बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की टोन जरा सी मॉडरेट थी. क्या ये पॉलिटिकल आइडियलिज्म के लिए था या अपनी स्पेस न खो जाए इसलिए? No, not political idealism. It's a realism. It is realism. I don't say realism is क्या आप के लिए कोई खड़ा होगा दुनिया में? आपके लिए कोई खड़ा होगा? पर लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा. आपको अपने लिए खुद खड़ा होना है. और अपने लिए खुद खड़ा होने के लिए आपको अगले वाले को, तो अगर आप उसको दुश्मन समझोगे तो आपकी तो बात ही कभी नहीं बनेगी. आपकी तो बात ही कभी नहीं बनेगी. क्यों? आपके सबसे बड़े लीडर ने तो ये फैसला 1947 में किया. तो आज कहां बदलाव हुए? आज का वर्ल्ड ऑर्डर ही डिफरेंट है. मुझे नहीं लगता है कि कोई जमात यहां, जो कल तक ये कहते थे कि पाकिस्तान से बात करो, वो भी आज कहते हैं. कोई बात कहता है, कोई मुलाकात कहता तो वही है कि अब बात करो जम्मू कश्मीर. जो मैं कहता था, जो मैंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टॉक टू यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो वो पाकिस्तान वर्ड भी निकाल दिया उन्होंने बीच में. वो कहते थे ना पाकिस्तान से बात करो तब यहां अमन हो सकता था. कहती थी ना कुछ पार्टियां, जिसका आप हिस्सा थे. नहीं, हिस्सा तो हिस्सा थे या बोला, मैंने कहा हिस्सा थे या ना थे. काफी लोग कहते थे. आज क्यों नहीं कहते हैं? व्हाट चेंज्ड? शायद उनको ये लगता है, अल्ताफ बुखारी जब कहता है कि बात करो, अपने लोगों से बात करो, प्राइम मिनिस्टर साहब आपका वादा है, या यूथ से बात करो, तो ये शायद ब्लेसिंग्स ऑफ दिल्ली है, उनको करनी है, तो हम मत पीछे रह गए. तो अगर ट्रेडिशनल पार्टीज ये सारी चीजें नहीं कर पाई तो आपकी पार्टी ये इम्पैक्ट क्यों नहीं क्रिएट कर पाई? हो जाएगा इम्पैक्ट. देखिए, इन फेलियर से हमारा इम्पैक्ट हो जाएगा. टू सेल ट्रूथ इज वेरी डिफिकल्ट. हमको सच बेचने में इतनी रुकावट आई, झूठ बोलने वाले को कोई इम्तिहान नहीं देना पड़ता है. अब इनका झूठ लोगों के सामने अब खुल गया है, तो आहिस्ता आहिस्ता, ओवरनाइट नहीं मैं कहूँगा कि ओवरनाइट जी सब कल यहाँ खाली जिंदाबाद अल्ताफ बुखारी होगा, बट वी विल फाइंड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस. विल फाइंड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन दिस politics of Jammu and Kashmir, and apni party will have a future, because otherwise also it is not an Altaf Bukhari family party. It is not an Altaf Bukhari. No, it is not an Altaf Bukhari family party. आपके बाद आप anybody can, कोई नहीं आएगा. Anybody. मेरे खानदान से, मैं आज ही आपको कहता हूँ, मेरे खानदान से मेरा भाई पॉलिटिक्स में कोई हिस्सा नहीं लेता है. मेरे 2 बेटे हैं, दोनों नहीं लेते. They are not even part of it. So it will not be a traditional family party. No. It's not a family party. It's absolutely not a family party. Anybody. और इतने लीडर हैं अपनी पार्टी में कि लीडरशिप की कमी ही नहीं है. It's a collective leadership. मैंने कहा ना, इसीलिए आप जब मुझे कहते हो ना इतने लोग निकले, मैं कहता हूं कोई नहीं निकला. क्यों? गिनिए ना कौन निकला. क्यों? जहां डिसीजन 50 लोग ले रहे थे, 5 गए भी, 45 तो आज भी ले रहे. अगर एक ही आदमी ले रहा होता तो फिर तो शायद किसी को पता नहीं लगती. ऐसी बात नहीं. तो ये जो अभी आप कह रहे हैं कि हमें टाइम के साथ चलना पड़ता है या वो चीजें देखनी पड़ती है जिनकी पॉसिबिलिटी होती है और वही बात भी करनी है, तो जो ये डेवलपमेंट है
ये विदाउट डिग्निटी ये कोई प्रोसेस है? कौन सी डिग्निटी नहीं मिलेगी? कौन कहता है कि आप डिग्निटी पे कंप्रोमाइज करो? मुझे तो लगता है वो बेगैरत आदमी है जो वो कहेगा। लेकिन आप डिग्निटी किसको कहते हैं? अगर लोगों का मसला हल कराने को आप कंप्रोमाइज ऑन डिग्निटी कहते हैं, फिर तो मैं कहता हूं यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस, देन यू शुड नॉट बी इन पब्लिक सर्विस। फिर आप लोगों के नुमाइंदे नहीं होने चाहिए। इट डिफर्स ना। देखिए, आप अगर लोगों के काम को कहते हो कि यार ये मेरी डिग्निटी पे कंप्रोमाइज है, बड़े लीडर हमने भी देखे हैं जो टेलीफोन नहीं उठा के करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ये मेरे प्रेस्टीज के खिलाफ है। भैया तुम शहजादे बन जाओ, कहीं बादशाह बन जाओ। लेकिन इन अ डेमोक्रेसी यू कैन नॉट। दफा 370 डिग्निटी नहीं थी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? रखा था इन लोगों ने कुछ, जिन्होंने इक़्तिदार में थे, एक्सेप्ट प्रोटेक्शन ऑन लैंड एंड जॉब्स, कुछ और था। और इनके दो झंडे बताओ ना, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन, इनके दो झंडे, इनके तो उसमें क्या था? आरपीसी और आईपीसी थे ना, आर एंड आई की डिफरेंस की थे ना, बाकी हमने इबारत पूरी लिखी थी। मैं कहता हूं I don't say it is a part of our emotions. 370 and 35 is a part of our emotions, and no citizen of Jammu and Kashmir will ever forgive or forget what Delhi has done with us. That is all. हम इस दर्द को दिल में इसी तरह से लेके चले जाएंगे जितना हमें उससे मोहब्बत थी, लेकिन हम रेस्टोर नहीं कर सकते हैं इसको। रेस्टोर खाली सुप्रीम कोर्ट कर सकता था या पार्लियामेंट कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में हमने खुद केस हारा लेके। अब अल्लाह करे एक दिन ऐसा इल्हाम हिंदुस्तान की सभी सियासी जमातों को आए कि यार इन बेचारे गरीब जम्मू कश्मीर के लोगों पर रहम करो, इनको सुकून से मरने भी दो, इनके दिल में ये दर्द है, इस दर्द को दूर करो। उसी वापस आ सकता है, उसी दिन आ सकता है जिस दिन अल्लाह ऐसा कोई इल्हाम डाले। बाकी नॉट पॉसिबल थ्रू एनी डायलॉग और नेगोशिएशन। तो जब हम कहते हैं ना कि 370 हटा और ये एक लंबा प्रोसेस था, तो क्या उस वक्त जब सरकार थी 2018 तक, तब तक इसकी कोई बात होती थी? कभी नहीं होती थी। देखो, एक चीज तो सच है, अगर आप 35A देखें, 35A में कुछ चीजें थी जो हमारे दीन के खिलाफ भी थी। मैं मुसलमान हूं, लड़की का हक है, इस्लाम ने लड़की को हक दिया था। हम उसमें क्या कह रहे थे? अगर वो बाहर शादी करेगा तो उसका हिस्सा नहीं मिल सकता। तो ये दीन के खिलाफ भी था। तो ऐसी चीजें तो थी इसमें। तो ऐसी चीजें थी। मैं वही बोल रहा हूँ कि जब सरकार थी पीडीपी बीजेपी की, क्योंकि आप उसका हिस्सा थे, तो कभी ये बातें हुआ करती थी? कभी नहीं। एजेंडा ऑफ अलायंस में क्लियरली इस चीज का जिक्र किया गया। There was no agenda of alliance. What was the agenda of alliance? There was no agenda of alliance. What was the agenda of alliance? हमने तो, आपने कभी दस्तखत वाली कॉपी देखी है? Have you seen it? आप तो जर्नलिस्ट। So what was the agenda of alliance? हमें तो पता नहीं है, हमें तो जो सुनते हैं वही सुनते हैं। कहते हैं जी एजेंडा ऑफ अलायंस था। हमने तो 3 महीने किस चीज में लगे फिर? हमें तो पता नहीं, वो तो उनको पता होगी। आप मुफ्ती साहब के बड़े क्लोज? नहीं, मैं तो तब भी आई वाज द ओनली वन हु वाज अगेंस्ट द अलायंस विद बीजेपी ऑन रिकॉर्ड। ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी आवाज तो मेरी ही आवाज थी ना, वो तो मेजॉरिटी की आवाज नहीं थी ना। तो जो 2019 में आपने रेबल किया, वो 2015 में क्यों नहीं किया? मैं तो उस वक्त भी किया। फिर आप देख लीजिए 2015 3 मार्च का अखबार निकालिए, टाइम्स ऑफ इंडिया और ट्रिब्यून। मुफ्ती साहब ने खुद कहा, उनसे पूछा गया कौन खिलाफ था इस अलायंस के, उन्होंने कहा अल्ताफ बुखारी था। हमने तब भी कहा, और वो निकालिए जब महबूबा जी का इलेक्शन हुआ फरवरी में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो तकरीर मुफ्ती साहब ने की वो इसी बेसिस पे की, क्योंकि एक दिन पहले मैं उनसे 1 महीने के बाद मिला था, मैंने बात की, उन्होंने मुझे कन्विंस किया ऑन वट एवर इशूज आई हैड कि अलायंस क्यों ना हो। तो उन्होंने सुबह तकरीर में वही कहा, प्लीज गो एंड डू योर होमवर्क, आई एम प्रिपेयर्ड टू सिट विथ यू अगेन ऑन दैट। अल्ताफ बुखारी डंके की चोट हर बार बात करे, लेकिन उस लीडर में बहुत बड़ा वसी दिल था। मुफ्ती मोहम्मद सईद। हाँ, मैंने इतने
इतने बदतमीजी से, जब उन्होंने मुझे पूछा, इतनी बदतमीजी से, मुझे आज शर्म आती है। मैंने उनको, जब उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ करें, लेकिन ही वॉज अ मैच्योर मैन। उन्होंने 15 मिनट मेरा वो सब, मैं जिसे कहता हूँ कि सुना, और उसके बाद उठ के चले गए ऊपर। महबूबा जी वहीं बैठी थी, वो आज कहेंगी नहीं कि ये बात हुई। भाई, अल्ताफ बुखारी में अल्लाह ने हिम्मत दी है सच बोलने की। अब उस सच से उसको नुकसान होता है या फायदा होता है, वो तो कोई, आप सच को ये सोच के नहीं बोलते हैं इससे मुझे फायदा क्या होगा, इससे मुझे नुकसान क्या होगा। तो अल्लाह के फैसले हैं, फिर जो भी होगा वो अल्लाह फैसला करता है। जब कश्मीर की हिस्ट्री लिखी जाएगी तब आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या लिखा जाएगा? मुझे कम से कम उन लीडरों में नहीं लिखा जाएगा जिन लीडरों ने लोगों को धोखा दिया हो। I could have very conveniently avoided speaking के आपको सरकार चलाने के लिए दिल्ली की जरूरत है। I could have avoided talking about it. मुझे क्या, आप पकड़ के ले जाते, you would not force a confession from me. जिस तरह 2014 के इलेक्शन में पीडीपी ने कहा कि हमको वोट दे दो, बीजेपी को बाहर रखेंगे, कहा ना, फिर उनके साथ ही इलेक्शन लड़ा, अलायंस किया, फिर उनके साथ अलायंस किया। तो कम से कम अल्ताफ बुखारी को भी तो वो ऑप्शन अवेलेबल था ना। मैं भी जिस तरह सब यहाँ दिल्ली को गालियां निकालते हैं और फिर इलेक्शन जीतने के बाद दिल्ली के साथ ही मिल जाते हैं, ये यहाँ की रिवायत रही है ना। मैंने तो नहीं ऐसा किया, बिकॉज आई डोंट वांट के अल्लाह के कठेरे में जब खड़ा होना हो। इसको मैं हुकूकुल इबाद में मानता हूँ। तो अल्लाह कहता है ना कि मैं तुम्हारे गुनाह तो माफ करूंगा, हुकूकुल इबाद माफ नहीं करूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा रंज आपका पीडीपी के साथ, मुझे किसी ज्यादा गिला पीडीपी, मुझे कि नहीं पीडीपी के साथ इसलिए है कि उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने उस वक्त झूठ बोला लोगों को। मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ क्या, मैं तो कभी नेशनली रहा ही नहीं हूँ। आई हैव नॉट बीन अ मेंबर ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस, सो मेरा गिला नहीं है। और अगर आप मुझे कहेंगे, मैं आज भी मानता हूं कि सरकार को खाली क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं निकलता है। सरकार को खाली क्रिटिसाइज करने से क्या निकलेगा आपको? अगर लोगों के मसले हल करवा सकते हो वो करो। क्रिटिसाइज करने से ठीक है साहब, अगर आपको लगता है ये दिस इज सी सॉ, आज एक है कल हम हैं, तो फिर करो। लेकिन there are certain things which you have to see कि लोगों के हित में क्या है। अगर लोगों के हित में कोई आप कोई मशवरा सरकार को ऐसा दे सकते हैं जिससे सरकार लोगों का वो काम करे, तो मेरे ख्याल में क्रेडिट सरकार को ही मिले, लेकिन कॉन्शियस तो आपकी भी क्लियर उसमें रहेगी। तो मेरा ऐसा नहीं है, मैं अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन नहीं करना चाहता हूँ। मेरा कोई पीडीपी से भी कोई गिला नहीं। मुझे क्या गिला होगा? उनकी अपनी जमात, मेरी अपनी जमात, मुझे कोई इट डज नॉट, उनको बॉदर मैं नहीं करता हूँ, मुझे वो बॉदर नहीं करते हैं। आई हैव माई ओन स्पेस, दे हैव देयर ओन स्पेस। उन 3 साल के टाइम पीरियड में जब आप एमएलए भी थे, जीतते छा पावर का सा, आपको क्या लगता है एज ए पॉलिटिशियन कश्मीर में किस चीज का ख्याल रखना चाहिए, और एक ऐसी चीज जो एक कश्मीरी सियासतदान को कभी भूलनी नहीं चाहिए? उसको इमोशनली लोग एक्सप्लॉइट नहीं करने चाहिए। क्यों? यहाँ जब हम इमोशनली लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, कश्मीरीज हैव टू पे विद देयर लाइफ फॉर दैट। सो पॉलिटिशियन इन जम्मू एंड कश्मीर शुड कीप, पूरा उसको एहसास रखना चाहिए कि वो इमोशनली उनको एक्सप्लॉइट ना करे। दिल से दूर और दिल्ली से दूर, या दिल के नजदीक और दिल्ली के नजदीक, ये एक नारे यहाँ चलते रहते हैं। क्या मौजूदा सरकार को दिल्ली से दूर किया गया है या दिल से दूर किया गया है? क्योंकि कुछ चीजें मिल नहीं रही। देखिए, मैं आपको सच बताऊं, उसमें हमारे ये जो यूटी की सरकार है, मैं इनको दोष नहीं दूंगा। मैं दोष दूंगा कि जो हिंदुस्तान में सरकार है, उन्होंने जम्मू कश्मीर को दिल से दूर रखा है। तो अगर
वो जम्मू कश्मीर को दिल से दूर नहीं रखेंगे। उनको दे विल हैव टू टेक द इनिशिएटिव, द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर विल हैव टू टेक द इनिशिएटिव कि वो लोगों के साथ बात करें, नौजवानों के साथ बात करें, डायरेक्टली उनको एड्रेस करें, उनके मसले मसाइल सुने, उनका हल करें। क्यों हल वही कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, यूटी गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। तो इसलिए जिनके पास अथॉरिटी हो उनसे गिला किया जा सकता है, जिनके पास अथॉरिटी नहीं हो उनको क्या गिला करो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे मेरी अपील भी होगी आपके माध्यम से भी, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ ये दिल की दूरियां दूर करें। वो एक डायरेक्ट डायलॉग से जो उन्होंने कहा है कि ये हमारे अपने लोग हैं, हम करेंगे। कितना जरूरी है स्टेट बहुत जम्मू कश्मीर के लिए? बहुत जरूरी है। पहचान के बिना आप क्या है, आप पहचान के बिना क्या है, आपका अगर नाम नहीं होगा तो मैं कैसे बुलाऊं आपको? आपका नाम खत्म किया है, आपकी पहचान खत्म की गई है। छोटे छोटे कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन अगर उन्हें गवर्नेंस के फ्रंट पे देखें तो काफी बड़े बन जाते हैं, और एक आम इंसान के लिए, गरीब इंसान के लिए वो चीजें काफी मैटर करती हैं। हाल ही में स्मार्ट मीटर और बिजली को लेके एक बहुत बड़ा मसला चला, स्मार्ट मीटर लगाना है नहीं लगाना है। कुछ लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों ने इसके खिलाफ बात की, और वो नैरेटिव काफी हद तक चला। स्मार्ट मीटर या ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी पे आपका क्या टेक? देखो एक जो सबसे बड़ा लोगों को स्मार्ट मीटर से आपत्ति है वो ये है कि साहब हम इतना पेइंग कैपेसिटी हमारी नहीं है जितना हमें इस मीटर पे रीडिंग आती है या जितना हमें इससे पे करना पड़ता है। तो मुझे लगता है इसी को मद्देनजर रख के मैं अपना बताऊंगा, मैंने 300 यूनिट फ्री कहा था कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे। अगर जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार ने वो जो उन्होंने 200 यूनिट कहा था तो शायद ये दर थोड़ा सा कम हो जाता, एक्सेप्टेंस आ जाती, नंबर एक। नंबर दो, ये बात भी सच है कि जब आप इस्तेमाल करोगे आपको देना तो पड़ेगा। वो आदत आहिस्ता आहिस्ता डालनी थी, इन्होंने शायद एकदम से डाल दी। नेवरदलेस मैं आपको बताऊंगा फायदे भी हैं। अब जिनका मीटर है, अब खैर मैं ये बता सकता हूँ आपको कि मैं आई एम देयर, मुझे लगता है मेरे हिसाब से मैं सबसे बड़ा डोमेस्टिक कंज्यूमर हूँ बिजली का, और हमें कभी बिजली जाती नहीं है। ये दूसरी बात है, आपके सामने आज बिजली चली गई लेकिन बिजली जाती नहीं है। पेमेंट करते हैं 1,30,000 1,40,000 रुपया भी महीने का बिल आता है। हाँ, महीने का बिल आता है। इतना तो मैक्सिमम आबादी हमारी कमाती नहीं है। नहीं, मैं देखिए आप अगर बैठे हैं यहाँ, आपको अगर यहाँ ठंड नहीं लग रही है, आप अगर फ्लोर हीटिंग देख रहे हैं तो फिर इसके लिए कीमत तो भरनी ही पड़ेगी ना। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा है। तो है, लेकिन लोग गरीब हैं, ये बात सच है, पेइंग कैपेसिटी नहीं है जनरल लोगों की, तो इसमें कैटेगराइजेशन करनी पड़ेगी, उनके हिसाब से देखना पड़ेगा। वी आर अ वेलफेयर स्टेट ऑल्सो, हम कमर्शियल ही सब कुछ कहें तो वी आर अ वेलफेयर स्टेट। अगर जब वेलफेयर स्टेट होता है तो उसको ये चीज़ें देखनी है कि आम आबादी की पेइंग कैपेसिटी बिजली के लिए से 1,000 रुपया है, तो इसके ऊपर जो है या हम सब्सिडाइज करें या ऑल्टरनेटिव कुछ इसका सोचना पड़ेगा। वेलफेयर स्टेट को तो सोचना पड़ता है। उसके बाद एक और मुद्दा जो है, जो गवर्नेंस का बहुत बड़ा मुद्दा है, वो रिजर्वेशन है। रैशनलाइज करने की बात की जाती है, और खास तौर पे अगर कश्मीर से देखिए, जम्मू से भी आवाजें ऐसी आती है कि इसे रैशनलाइज किया जाना चाहिए। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की क्या टेक है रिजर्वेशन को लेकर? मैं आपको बड़ा खुल के बताऊंगा, इसमें मैं कोई पॉलिटिकल फायदा और नुकसान की बात नहीं। इट शुड बी एज पर द पॉपुलेशन, परसेंटेज शुड बी एज पर द पॉपुलेशन। अगर जनरल लोग 70% है, 70% उनको मिलना चाहिए। कहाँ जाएगा ये श्रीनगर का? क्या ये करेगा? फिर कहते हो ये पत्थर उठाता था, करेगा क्या? ये भी 90% लाता है लेकिन सिलेक्ट नहीं होता है, इसके मुकाबले में 70% वाला लाता है। ये उस जमाने की बात आप करते हैं जब उन इलाकों से जो लोग आते थे वहाँ रास्ते नहीं थे, वहाँ बिजली नहीं थी, वहाँ पानी नहीं थी, तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को देखिए उनको बैकवर्ड कहा गया था। आज के ज़माने में कहाँ है वो? ये वोट के बेसिस पे किया गया है, इज एब्सोल्युटली ऑन द बेसिस ऑफ देयर वोट। मुझे बताओ, किसी को इसलिए रिजर्वेशन दी गई है कि वो जी इस ट्राइब को बिलोंग करता है, ठीक है, बाप भी उसका IAS अफसर बना,
बेटा भी ऐसा, अब बेटे का बेटा भी कैसे बनेगा? तो एक ही को दे दो ना, एक, इट कैन नॉट बी। और तब तक इंसाफ नहीं होगा, तब तक बिल्कुल इंसाफ नहीं होगा जब तक आप पॉपुलेशन के हर हिस्से को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से हिस्सा दे देंगे। मुझे बताओ ना, कैसे जवाब दे दूं मैं, कैसे जवाब दे दूं जम्मू के डोगरे को, कैसे जवाब दे दूं? छोड़ो, मुझे कहा जाएगा ये कश्मीर की बात कर रहा है, श्रीनगर की बात कर रहा है, क्यों रहता है वहां, शायद वोट की बात कर रहा है। जम्मू के डोगरे को क्या, उसकी क्या खता है, उसको क्यों नहीं मिलेगा? भाई एक परसेंटेज लगाओ ना, जितनी जहां की अब यहां आप कहते हो एससी, यहाँ कश्मीर में एससी है ही नहीं, शेड्यूल कास्ट कोई नहीं। भैया आप उसको रिजर्वेशन देते हो, फिर कहते हो नहीं जी वो अब यहाँ नहीं है तो दूसरे खिते से लाओ। तो ये बातें तो जरूर उठेंगी फिर कि साहब जम्मू वाले कहेंगे हमारा हक खाया जा रहा है, कश्मीर वाला कहेगा हमारा हक खाया जाएगा। दोनों डिवीजनों को उनके हक के हिसाब से दे दो ना, जितनी परसेंटेज है उतनी दे दो, पॉपुलेशन के बेसिस पे दे दो। अगर आपको शिकायत है पॉपुलेशन नहीं जी मैनिपुलेट की गई है या पॉपुलेशन सही नहीं है, अभी तो सेंसस हो रहा है, उसके हिसाब से दे देना। अब मुझे बताइए ना, मैं क्या कहूँगा शहर श्रीनगर के उन वासियों को जो इतना पढ़ते हैं और उनको 70% से बाहर रखा जाता है, 30% के लिए compete करना है, क्या हो, कैसे होगा? जम्मू के लिए अलग स्टेटहुड की बात भी हुई थी कुछ वक्त। देखिए ये खैर अगर कम्युनलाइज नहीं की होती बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये पिछली इलेक्शन जीतने के लिए, ये आवाज़ें कोई मायने नहीं रखती थी। अब आप जबकि बीजेपी ने कहा है कि हम नहीं ऐसा कहते हैं और यहाँ से सभी जमातें कहते हैं, अच्छा है अगर साथ ही रहेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं साहब कोई किसी के रहम करम पे है, ना जम्मू कश्मीर के रहम करम पे है, ना कश्मीर जम्मू के रहम करम पे। इट इज़ गुड if they are together, but you have to resolve the aspirations of both the regions. So will you choose the separation or the unity? No, I would choose unity. I'll choose unity. I'm for unity, but both the divisions should get its whatever is due to them. They should get due share. They should not be kept out of their due share. आप एक हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, यानी एक उस फैमिली से आते हैं, खास तौर पे सेब। मैंने खुद बीएससी एग्रीकल्चर किया है। बीएससी एग्रीकल्चर किया है और कश्मीर में हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर हम इसे इस तरीके से भी कहें कि इकोनॉमी की बैकबोन है तो गलत नहीं होगा। किस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं इस इंडस्ट्री को? हमने पिछले कुछ साल देखे, जब हाईवे ब्लॉक हुआ तो परेशानी हुई, टाइमली तौर पे हमारा माल बाहर नहीं जा पाया तो परेशानी हुई, वो फिर सड़ी गली शक्ल में जब मंडियों में पहुंचता था उसके लिए बायर्स नहीं मिलते थे, जिससे यहाँ के फार्मर्स को देखिए दो तीन चीजें हैं जी जो हमारी यूनिवर्सिटियां अब कर रही हैं, कुछ अच्छा भी कर रही हैं हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां, जो हम क्वालिटी सेब उगाने की बात अब अपने किसान को समझा रहे हैं। अगर हम क्वालिटी सेब किसान जो उगा रहा है अब उसको सही राइट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड द राइट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बाय वे ऑफ रोड्स एंड अदर मीडियम्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे दें, आई थिंक दिस विल बी ए गेम चेंजर। आपने देखा है ऑलरेडी हाई डेंसिटी प्लांटेशन इज बिकमिंग ए गेम चेंजर। और हमें थोड़ा सा सेब से अलग भी निकलना पड़ेगा। विल हैव टू गेट इनटू डिफरेंट, जैसे अब बेरीज का आ गया है, बेरीज, ब्लूबेरीज है, रास्पबेरीज है, स्ट्रॉबेरीज ऑलरेडी हुआ करता था, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी बनानी है। वी हैव टू गिव टोटल अटेंशन टुवर्ड्स क्वालिटी। स्काई इज द लिमिट। आपकी चेरीज हैं, आप देखिए बाहर से चेरीज आती हैं 1800 रुपये में किलो बिकता है। अगर हम क्वालिटी चेरी यूज करें, वी कैन ऑल्सो, जिस वक्त हमारी चेरी आएगी उस वक्त काफ़ी सारी जगहों पे नहीं होगी, हम भी ऑफ सीज़न जो बाकी उन जगहों के लिए उस वक्त हम वहाँ बेच सकते हैं। तो इसमें स्कोप काफ़ी है, लेकिन हमारे पास लैंड मास कम है। तो हमारी ये है, अब जितना ही हमारे पास लैंड मास है तो उसी लैंड मास पे हमें इसलिए हाई डेंसिटी हाई यील्डिंग वेराइटीज़ लगा के we'll have to compete with the world, because today
with all these agreements, world is becoming too small for us. इसलिए quality will only be our USP. और मैं एक चीज बता दूं आपको, अल्लाह ने कुछ ऐसी मिट्टी दी है, कुछ ऐसी आब हवा दी है कि आप न्यूजीलैंड का कीवी भी खाओ और कश्मीर का कीवी भी खाओ, देयर इज नो कंपैरिजन इन टेस्ट. इतना टेस्ट अच्छा है. लेकिन कश्मीर के जो किसान हैं उनको हर साल नुकसान होता है. अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हाँ, कौन है? मौसम है, पॉलिसी है, देखिए या सियासत है? ये तो एग्रीकल्चर अल्लाह के भरोसे ही है. हम सब वैसे अल्लाह के भरोसे. एग्रीकल्चर टोटली वल्नरेबल है. लेकिन जो साधन अब दुनियाई तौर पे किए गए हैं, इंश्योरेंस है, ये सब चीजें सीरियसली इंप्लीमेंट करनी चाहिए. नहीं कर रहे हैं. दीज आर ऑन द बैक बर्नर. दीज थिंग्स नीड टू बी प्रायोरिटाइज. और मैं आपको बताऊं, ये तभी मुमकिन होता है जब फोकस्ड अटेंशन मिले. तो लेकिन जो इसमें जैसे केसीसी लोन्स है, वो लोग भी वक्तन फवक्तन कहते रहते हैं कि लोन वेवर्स मिलने चाहिए, कुछ रियायत मिलनी चाहिए, काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है. मैं कहता हूँ लोन वेवर्स और लोन ये तो वन टाइम है. व्हाई नॉट सब्सिडाइज एग्रीकल्चर द वे डेवलप्ड कंट्रीज डू इट. यूरोप पूरा सब्सिडाइज करता है, अमेरिका सब्सिडाइज करता है, तभी वो compete कर पाते हैं. तो लेकिन वो तो तब की बातें हैं जब हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट को तनख्वाह देने के लिए हो जाए ना. तो ये तो लेकिन तब इस की पूरी बातें. चेन में जैसे आपने कहा कि आप भी ग्रोवर हैं, ग्रोवर सबसे कमजोर खुद को पाता है. हाँ, वो तो है ही कमजोर, वो तो है. उसकी आवाज कहाँ? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट भी ग्रोवर वही है. हाँ, वो उसकी आवाज कहीं नहीं पहुंचती है. वो बात तो सच है. बिकॉज ही इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द एकन्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. उसको कहाँ, तो उसको फोरफ्रंट पे लाने के लिए कुछ करना नहीं उस डिसीजन मेकिंग में उसको कहाँ रखा गया है? He is nowhere in the decision making. मैंने कहा ना, जिस वक्त आम लोगों को अपनी तकदीर के फैसले करने होते हैं, they go by emotions. अगर वो उस वक्त इन मुद्दों पे सरकारों को इलेक्ट करें, तो फिर सरकारों को पता ना कि हम इन मुद्दों पे आए हैं, इन्हीं मुद्दों पे कल जवाब देना है, इन्हीं मुद्दों पे फिर आ जाएंगे. तो शायद आगे को MIS के बारे में क्या कहेंगे? मार्केट इंटरवेंशन. मार्केट इंटरवेंशन स्कीम इज अ मस्ट. They should do it. कभी भी अगर आप सी ग्रेड माल इसमें से नहीं निकालेंगे तो आपकी ए ग्रेड और बी ग्रेड की प्राइसेस लोअर हो जाएंगी. हो सकता है लोगों को सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको ये शिकायत होगी कि साहब, चूंकि जूस प्लांट यहाँ एक ही है और एक ही के पास ये माल जाएगा, तो उसको नहीं दे दो, कीप हिम आउट ऑफ द स्कीम. तो उस एक आदमी के लिए अगर आपको लगता है कि 16.5 लाख या 17 लाख ग्रोवर्स को हम बेनिफिट ना दे दें, तो गलत बात है. हिमाचल की तरह करो ना, खरीदो और दरिया में फेंक दो. वो क्या करते हैं, जितनी उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है प्रोसेस करते हैं, बाकी दरिया में फेंक देते हैं, लेकिन मार्केट में नहीं जाने देते हैं, ताकि जो क्वालिटी सेब है वो उसका इंप्रेशन खराब, उसका ए और बी की प्राइसेस अच्छी हो जाएं. तो अगर 50-100 करोड़ रुपया उनको उस पर खर्चा करना पड़ता है सी ग्रेड पे, ग्रोवर को 1000 से 1500 करोड़ रुपया फायदा आता है. तो रिस्पॉन्सिबल कौन है फिर इस सब के लिए? जो वक्त की सरकार होती है. रिस्पॉन्सिबल तो वक्त की सरकार होती है. तो जब आप सरकार में थे, आपने क्या किया ग्रोवर्स के लिए? क्योंकि आपने कहा कि आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से और एग्रीकल्चर पढ़ा है और एग्रीकल्चर समझते हैं. आप देखिए, अगर सीए स्टोर्स, मैंने कहा ना, कंसेप्ट लाने वाले, और अगर बढ़े तो उसी टाइम में बढ़े ना, क्योंकि फिर हाई डेंसिटी भी अगर आपकी इतनी उरूज पे आई तो 2015 से ही आई ना उरूज पे. तो ऐसा नहीं है क्या हमने कंट्रीब्यूट नहीं किया होगा इन चीजों की तरफ, लेकिन इट नीड्स टू बी ए कंसिस्टेंट पॉलिसी. ये नहीं है कि आज कोई आदमी सपोर्ट करता है किसी चीज को. इट नीड्स टू बी ए स्टेट पॉलिसी कि नहीं साहब, इस इंडस्ट्री के साथ ये होना है. इट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन गवर्नमेंट्स इन यूरोप. Agriculture policy and the farmer get the same incentives what they get in any other government which is preceding or which is following. But do you think cold stores are affordable for yes छोटे किसान, जो बहुत छोटे किसान? बिल्कुल. आप देखेंगे इंशाल्लाह, if I would not have been doing politics, I would have been building small stores, 200 टन, 300 टन, 500 टन ऑन फार्म स्टोर्स जिसको कहते हैं. अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी? क्यों नहीं बढ़ेगी? देखिए, एक गांव में 500 टन का स्टोर लगाएंगे,
5,000 टन के लिए शायद 40 करोड़ रुपया लगाना पड़ता है, 500 के लिए कम, उसको काफ़ी सारी चीज़ें बचत में आ सकती है। आज आप सोलर कहते हो, उसको वहाँ बिजली की जगह सोलर करो, लेकिन जब चार्ज करते हो सी स्टोर को, आपको बहुत हाई बिजली चाहिए, उस वक्त उसको ये जनरेटर लीज पे ला के 4 दिन लगाते। मैं आपको कंसेप्ट अपना बताता हूँ। तो चोरन दोन कोरोना कूलिंग पच कम जरूरत आसा। So it can be done. It can be done and it has to be done. We should work on these things. The government should work on these things. सब्सिडियां इन चीजों के लिए देनी होती हैं। क्यों? बेसिक कॉस्ट अगर उसका है तो उस बेसिक कॉस्ट को सब्सिडाइज करने के लिए देना चाहिए। जमीन पे सब्सिडी वहां नहीं दे दो उसको, भाई जमीन अपनी पे लगा ले तू। तुझे 500 टन में खर्चा से 3 करोड़ रुपया आ रहा है, 1 करोड़ रुपया निकालो, 2 करोड़ रुपया हम दे देते हैं, तो ऐसे ही बढ़ेगा ना। लेकिन ट्रांसपोर्ट को भी बेहतर करने की जरूरत है। बिल्कुल, रोड तो बन रहे हैं बेहतर। हमारे यहाँ वैसे ट्रक्स नहीं हैं जो नहीं रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स। आपको इस वक्त रोड्स तो अच्छे बन रहे हैं अब, 1-2 साल में बिल्कुल फर्स्ट क्लास तकरीबन हर एक नेशनल हाईवे बन रहा है। रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन और आम ट्रांसपोर्टेशन में फर्क कितनी है, इसको सब्सिडाइज पहले कर लो। मेरे अंदाज के मुताबिक अगर 100 रुपया आम ट्रांसपोर्टेशन में दिल्ली तक लगता है, उसमें 200 रुपया लगता है, तो पहले 100 रुपया सब्सिडाइज कर लो 3 साल 4 साल के लिए, फिर आहिस्ता इसको 70 रुपया कर लो, फिर 50 रुपया कर लो। देन व्हेन द कोल्ड चेन डेवलप्स, फिर वो खुद ही हो जाएगा, फिर प्रोसेस इजी हो जाएगा। करना तो पड़ेगा, इन चीजों के लिए करना पड़ेगा। बिल्कुल। अल्ताफ साहब, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, कुछ छोटे सवाल हैं। मौजूदा वक्त में जिस तरीके की सियासत है, आप भी इसका पार्ट हैं, देखते हैं इस चीज को, कौन सा एक ऐसा शख्स आपको लगता है कि एक इमर्जिंग लीडर के तौर पे सामने आ रहा है जो आने वाले वक्त में बड़ा लीडर बनेगा, अपनी पार्टी से या किसी और पार्टी से? अगर आप मुझे सच पूछेंगे, अभी पॉलिटिक्स यहाँ कंफ्यूज है, पूरी पॉलिटिक्स यहाँ कंफ्यूज है। क्यों? यहाँ इश्यूज पे पॉलिटिक्स नहीं होती है। यू कुड क्लासिफाई लीडर्स, इमर्जिंग लीडर्स ऑन पॉलिसीज। अभी यहाँ पॉलिसीज पे कोई लीडरशिप ही नहीं है। अभी रिवायती पॉलिटिक्स चलती है, इंडिया बैशिंग पॉलिटिक्स चलती है, और पर्टिकुलर पार्टीज की बैशिंग की पॉलिटिक्स चलती है। तो इसमें इट्स डिफिकल्ट टू क्लासिफाई कौन इमर्जिंग है, कौन नहीं इमर्जिंग है। लेकिन कोई एक नाम, कोई नहीं। बैशिंग में आप क्या कह सकते हो? पॉलिसीज से, इफ आई हैव टू चूज समबडी, आई विल चूज ऑन हिज पॉलिसीज, नॉट कौन कितना बैड माउथिंग दिल्ली की कर सकता है, कौन कितना इमोशनली कश्मीरियों को एक्सप्लॉइट कर सकता है। उस पर तो कोई इमर्जिंग पॉलिटिक्स नहीं है, वो तो मोमेंटरीली होता है। तो काफ़ी आएंगे, काफ़ी जाएंगे, लेकिन अभी पॉलिसीज पे कोई नहीं आया है। कोई एक ऐसा काम जो आपको लगता है कि पिछले 1.5 साल में जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया हो, जिसको आप सराहना करते हो? मैं कहता हूँ काफ़ी सारे काम ऐसे हुए हैं। पहले ही द सेंस ऑफ दैट हमारी अपनी सरकार है, लोगों में एक सेंस तो आई है ना कि अपनी सरकार है, ये हमने चुनी है। वो तो एक इनका सबसे बड़ा एडवांटेज जो इनको मिला था, जिसको ये आप दे आर losing the sheen of that because they are not delivering as per their manifesto, not otherwise। बाकी तो ये हो ही रहा है कि ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि नहीं जी बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा, लेकिन शायद अगर ये जो नौजवान बंद हैं, बाहर हैं, उनको छुड़वाते, उन पे थोड़ा सा उनको मेन स्ट्रीम में वापस जगह देते, ड्रग्स पे रिहेबिलिटेशन का काम अच्छा करते, तो लेकिन आई वुड स्टिल से कि इनका मैनिफेस्टो इनको लेड हुआ। इन्होंने एक्सपेक्टेशंस इतनी लोगों की बढ़ा दी थी, जो मुझे लगता है कि ये कभी नहीं पूरा कर पाएंगे। अल्लाह करे, जो ये कहते हैं 5 साल में करेंगे हम, लेकिन मुझे नहीं लगता है। व्हाट शुड बी वन पीस ऑफ एडवाइस उन लोगों के लिए, उन लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए जो अनएम्प्लॉयड हैं? क्योंकि आप बिजनेस समझते हैं, और आज भी हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि
जॉब सीकर ना बने, जॉब गिवर बने, तो क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ वो कर सकते मुझे लगता है कि आज बच्चे खुद सीख रहे हैं क्या कुछ करना चाहिए। यहाँ अगर आप देखेंगे जिस तरह से पढ़े लिखे बच्चों ने हर एक काम डिग्निटी ऑफ लेबर समझ ली है, आज किसी चीज़ को करने में शर्म नहीं महसूस करते हैं। अभी मैंने लेटली देखा जो टूरिज्म के प्रमोशन में लड़के और लड़कियां जो काम कर रही हैं आज, हैं? वी हैड नेवर थॉट कि हमारे बच्चे ये करेंगे। तो इसलिए बच्चे ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे ढूंढ नहीं रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड फाइंड रिस्पेक्टेबल लाइवलीहुड। साधन कम है लेकिन दे आर ट्राइंग, ऐसा नहीं। सो जो ये अनएम्प्लॉयमेंट वाली चीज है ना, क्योंकि ये काफी बढ़ चुकी है और आपने इसको शुरू में भी जिक्र किया, अभी भी जिक्र किया, हम एक बड़ी स्पेस क्रिएट नहीं कर सकते हैं जहां हम अपने बच्चों को एडजस्ट कर सकें कश्मीर में, अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज? देखिए, होना ही वही है, यहाँ होना ही वही है। उसके लिए semblance ऑफ नॉर्मलसी इज इम्पॉर्टेंट। अब देखिए लास्ट ईयर वो दिलदोज हादसा हुआ अप्रैल का, पहलगाम, हमारा टूरिज्म खत्म हो गया। अब देखिए खुद ही लोग फिर आने वापस शुरू हो गए हैं, लेकिन 8 महीने तो ज़ाया हो गए। इसी तरह से जब तक ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें कंट्रीब्यूट करे एक नॉर्मल सी क्रिएट करने में, तभी आपका कोई बड़ा इन्वेस्टर आएगा जो इतना बड़ा यहाँ ये क्लाउड सेंटर लगाएगा कि 1 लाख लोगों को जिसमें काम दे देगा। तो क्या आप जैसे, क्योंकि मैं इसलिए आपसे ये चीजें पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बिजनेस समझते हो, बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखते हो और आपके ताल्लुकात भी बिजनेसमैन के साथ हैं, तो क्या आप वो कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ बिजनेस इंडस्ट्रीज आए या बिजनेस पीपल आए ताकि यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं रिलीफ मिले उससे? बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पर भी कोई सेमिनार होता है या जहाँ पे भी कोई बात होती है, तो हम हमेशा कहते हैं कि आप आइए, यू मे स्टार्ट विथ 20,000 सीट, 30,000 सीट कॉल सेंटर्स हेयर, स्टार्ट विद दैट। यही 3 लाख पे 3 साल में ले सकते हो आप। क्यों? यहाँ अवेलेबल है मैन पावर एंड एट अ रीजनेबल प्राइस, नॉट एट अ, क्यों? हमारे खुशकिस्मती में खर्चे कम हैं, हम लोगों के नीड्स ऑफ लाइफ आर वेरी सिंपल जनरली ऑफ पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो उसके लिए, लेकिन सबके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है। हमारी आपसी रिश्ते हैं वो बेहतर हो, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के, वो भी ठीक जब तक ना हो तब तक। तो आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहा, इसमें आपका क्या विजन है अगले 5 साल में? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी, क्या कुछ कर सकते हैं? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए तो जितना हम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं उससे ही हो सकता है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में वी विल हैव टू बी प्रैक्टिकल, नॉट इमोशनल। अगर पॉलिटिशियंस यही इमोशंस के नाम पे यहाँ वोट लेते रहे तो इनकी रोटियां तो सेक जाएंगी, लेकिन लोगों का कुछ भला नहीं होगा। बिफोर वी कंक्लूड दिस, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं? हाँ, इंस्टाग्राम भी मीम्स देखते हैं? मीम्स भी कभी क्या फेवरेट है आपका आजकल? मुझे लगता है आज डोनाल्ड ट्रंप ही फेवरेट है सबका। वो डोनाल्ड ट्रंप तो प्रेसिडेंट है, हाँ, वो मीम भी है। हाँ, तो मैंने कहा जो उस पे मीम्स बनती हैं वही सबसे। आपने कभी अपने पे मीम बनते हुए देखी है, जो आप पे कोई मीम बनी हो? नहीं, मैंने कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वाली कोई नहीं देखी। नहीं, इंटरेस्टिंग ना हो वो देखी? मुझे लगता है 2 साल पहले कभी देखी थी। क्या था वो? दैट वाज अ मीम इन वाइल्डरनेस, और मुझे तब लगा यस, पीपल डोंट नो व्हाट अपनी पार्टी स्टैंड्स फॉर। So why is this bat the symbol? मतलब ये छा लोकन चोब दिन खतर? नहीं, ये ना प्रोटेक्शन खतर थी। हाँ। Bat is a symbol of protection also. Okay. So it is there to protect. It is there to protect. Okay. Because at least a police will not catch you by your neck if you are carrying. There is Altaf Bukhari standing with a bat. If you are carrying a bat, Okay. if you are carrying a stick, he will tell ये कुछ पंगा करने वाला है। ओके, सो वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहेंगे किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज में, जो आप कहना चाहें कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों का? मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से, खास कर नौजवानों से ये कहना चाहूँगा कि रियलिस्टिकली सोचिए
और अपने वोट का इस्तेमाल अपनी भलाई के लिए करिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ की भलाई के लिए नहीं, किसी लीडर की भलाई के लिए नहीं। लोगों की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये इमोशनली आपको हमेशा मिसलीड करने की कोशिश करेंगे। यूज़ योर कॉमन सेंस बिकॉज यू आर मोर इंटेलिजेंट देन all these political leaders and parties, including me. चलिए, थैंक यू सो मच अल्ताफ साहब, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। Nice talking to you. तो ये थे सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, जो मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने कई सारी बातें बताई, खासतौर पे पर्सनली हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड जो इन्होंने बातें की, क्योंकि हॉर्टिकल्चर को समझते हैं। हम उम्मीद यही करते हैं कि जो इन्होंने कहा कि यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो काम ये करना चाहते हैं और जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में ये करेंगे, जिससे शायद कहीं ना कहीं लोगों की भलाई होगी और लोगों का फायदा होगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।